एक खाली कैथेड्रल में फ्लोरा कैफी वेदी पर अकेली खड़ी है। पेडानिया की नई राजकुमारी के तौर पर उसे साम्राज्य की भावी साम्राज्ञी बनना है, लेकिन शादी में आए मेहमान उसे खुश नहीं है। वे उसके सादे रूप और कांपते चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें शक है कि वो एक हफ्ते तक भी नहीं टिक पाई। वो उनकी बातें सुनती है और सोचती है कि उसे वापस भेज दिया जाएगा। उसे डर अपने होने वाले पति के लिए है, जो एक हत्यारा तानाशाह है जिसने लाशों के पहाड़ पर अपना सिंहासन बनाया है। वो जानती है कि ऐसे आदमी के लिए वो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बचने के लिए कुछ भी करने का संकल्प लेती है। सम्राट को देर हो रही है। वेदी पर फ्लोरा के घुटने कांप रहे हैं, जबकि रईस आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। काउंट कार्ल फ्यूम्स को यकीन है कि सम्राट की देरी जानबूझकर किया गया अपमान है। अचानक एक ठंडी आवाज उसकी चिंताओं को खारिज कर देती है। सम्राट होटल सियोनिया आ चुके हैं। वो प्रभावशाली अंदाज में गलियारे से नीचे आते हैं और कहते हैं कि अगर पेडानिया परेशानी खड़ी करती है तो वो उन्हें फिर से झुका देंगे। वो काउंट को चुनौती देते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें उनकी शक्ति पसंद है। डरकर वो व्यक्ति तुरंत अपने शब्दों से मुकर जाता है। ओटो वेदी पर पहुंचता है। फ्लोरा को देखने से पहले ही ये घोषणा कर देता है कि अब समारोह शुरू होगा। खुशहाल जीवन के बारे में पादरी के शब्द खोखले लगते हैं। फ्लोरा जानती है कि वो दुल्हन नहीं है, वो एक बंधक है। उसके विचार पेडानिया की नौकरानियों की ओर लौटते हैं, जो अनाथ विकल्प के बारे में फुसफुस फसाती हैं कि उसे उसके विनाश के लिए भेजा जा रहा है। ये अनुमान लगाते हुए कि वह अत्याचारी सम्राट के साथ 3 दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी, वास्तविकता में वापस आ जाता है। ओटोल ठंडेपन से अंगूठी के लिए उसका हाथ मांगता है। वो उसे सावधानी से पहनता है। उसकी दस्ताने वाली उंगलियां उसकी त्वचा को किसी भी तरह से छूने से बचती हैं। इसकी आंखों में उसकी कीमत की पुष्टि करता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे ही ओटो उसकी उंगली में अंगूठी डालता है, उसका दस्ताने वाला हाथ पल भर के लिए फंस जाता है। एक पल के लिए डरावना सम्राट अनाड़ी लगता है, जिससे फ्लोरा भ्रमित हो जाती है। फिर पादरी प्रतिज्ञा चुंबन की घोषणा करता है और वह घबरा जाती है। वो तुरंत बोलती है कि उसे खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ओटो उसका घूंघट उठाता है और झुक जाता है। फ्लोरा ठिठक जाती है, संपर्क के लिए तैयार होती है, लेकिन वो बस पीछे हट जाता है, उसे अछूता छोड़ देता है। यह सार्वजनिक प्रदर्शन उसके लिए काफी था और फ्लोरा वेदी पर स्तब्ध और मौन खड़ी रह जाती है। एक भव्य चुंबन के बजाय और फ्लोरा के दस्ताने पहने हाथ को औपचारिक रूप से चूमता है। फिर वो उठता है, भीड़ से तालियां बजाता है और तुरंत जाने लगता है। और तुरंत फ्लोरा उसे जाते हुए देखती है, स्तब्ध, लेकिन थोड़ी राहत भी महसूस करती है। कम से कम उसके साथ मौके पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सम्राट गलियारे से नीचे जाता है, वो अचानक रुक जाता है। उसे अपनी नई दुल्हन से आ रही एक अनोखी खुशबू आती है, जिससे वो रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक जिज्ञासा की झलक आती है, इससे पहले कि वो खुद को संभालता है और उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर चला जाता है। अपने नए कमरे में एक नौकरानी फ्लोरा को अकेला छोड़ने से पहले आराम करने के लिए कहती है। उसकी शादी की रात की सच्चाई तब सामने आती है जब वो बिस्तर पर बिछा हुआ नाजुक नाइट गाउन देखती है। फ्लोरा के दिमाग में तेजी से हलचल होती है। वो जानती है कि सम्राट आने वाले हैं और उसे उन पर अच्छा प्रभाव डालना होगा। वो बिस्तर को छूती और ये देखकर हैरान रह जाती है कि कितना मुलायम है। एक ऐसी आरामदायक जगह जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं जाना था। वो बिस्तर पर लेट जाती है और उस एहसास का आनंद लेती है, लेकिन गलियारे से अचानक एक आवाज आती है, जिससे वो सीधी होकर बैठ जाती है और उसका वो सुकून बिखर जाता है। 1 घंटा बीत जाता है। फ्लोरा अब रात के लिए तैयार हो चुकी होती है और ये मान लेती है कि सम्राट नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे गहरी अनिश्चितता भी महसूस होती है। उसे एक खूबसूरत डिब्बा दिखाई देता है और वो उसे एक नाजुक रुमाल देती है। वो सोचती है कि क्या उसे ये उपहार देना चाहिए। उसे अपनी शादी के दिन याद आते हैं। उसने रानी माँ के सामने अपने डर को कबूल किया था और कहा था कि ये शादी मौत की सजा के समान है। रानी ने उसे सख्ती से याद दिलाया कि उनके राज्य का अस्तित्व इस मिलन पर निर्भर करता है और उसे नई साम्राज्ञी के रूप में अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए। रानी माँ के अपने कर्तव्य को पूरा करने के आदेश को याद करते हुए फ्लोरा ओटले को खोजने का संकल्प लेती है। वो उसे शादी के तोहफे के रूप में रुमाल देने का फैसला करती है। उम्मीद करती है कि ये उचित होगा। उसके अंधेरे अध्ययन कक्ष में कदम रखते ही उसे एक अराजक दृश्य दिखाई देता है। फर्श पर एक दवा की बोतल बिखरी हुई है। अचानक वो उसे ढूंढता हुआ दिखाई देता है। वो दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है और उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे उसकी पीड़ा का भयानक स्वरूप पता चलता है। ओट एक हिंसक मति भ्रम में फंसा हुआ है। उसे हत्यारा कहने वाली आवाजें परेशान कर रही हैं। जैसे ही अंधेरा और कंकाल उसके चारों ओर होते हैं, वो दर्द से अपना सीना पकड़ लेता है। अचानक एक मीठी फूलों की खुशबू उस स्वप्न को चीरती है। भयावह दृश्यों की जगह एक खेत में मुस्कुराती लाल बालों वाली महिला की शांतिपूर्ण याद आती है। वो अपने अतीत से एक नाम फुसाता है। ठीक समय पर वास्तविकता में वापस आ जाता है। वो ऊपर देखता फ्लोरा को अपने अध्ययन कक्ष में खड़ा देखता है। पूछ रही है कि क्या कोई है। पूरी तरह से अनजान है कि उसने अभी उसकी आंतरिक पीड़ा को शांत किया है। जब फ्लोरा खिड़की के पास खड़ी थी तो रात की ठंडी हवा फ्लोरा के कमरे में चली आई। अचानक छाया से एक जोड़ी हाथ उसके चारों ओर लिपट गए, जिससे वो आश्चर्य से चिल्ला उठी। ये अजीब था। उसने अपना चेहरा उसके बालों में दबाया और उसकी खुशबू से उसे तुरंत सुकून मिला। पूरी तरह से स्तब्ध फ्लोरा ने जानना चाहा कि उसे किसने पकड़ा है। जवाब देने के बजाय ओटले ने उसे अपनी ओर घुमाया।
सम्राट को पहचानते ही उसकी आंखें डर से फैल गईं, जिसने उसे अस्पष्ट गहन दृष्टि से देखा। डर से जमी फ्लोरा को एहसास हुआ कि सम्राट उसे पकड़ रहा है। उसकी पकड़ मजबूत होते ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया और उसके दिमाग में एक ही विचार आया, वो उसे मारने जा रहा था। डर बहुत ज्यादा था और दुनिया काली होने लगी। जैसे ही वो बेहोश हुई, ओटले ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी बाहों में बेहोश महिला को देखा। उसकी आंखों में पहचान की झलक थी। ये पेडानिया की राजकुमारी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे उठाया और अंदर ले गया। ओटो ने बेहोश फ्लोरा को बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी। वो सोचता है कि वो सिपिया कैसे समझ सकता है जो 10 साल पहले मर चुकी है। फ्लोरा के पास बैठे हुए वो चौंक जाता है जब फ्लोरा नींद में कराती है और अपनी जान की भीख मांगती है और सहज ही उसकी शर्ट पकड़ लेती है। वो सोचता है कि अगर वो इतनी डरी हुई है तो उसके पास क्यों आएगी, लेकिन जैसे ही वो हिचकिचाता है उसे फिर से उसकी गंध आती है। ये उनकी शादी की वही मोहक खुशबू है जो उसे एक अनजानी शांति का एहसास कराती है। जब ओटले बेहोश फ्लोरा के पास बैठा तो उसने सहज ही खुद को उसकी शांत खुशबू से हिचा हुआ पाया। ओम आई। वो अचानक पीछे हट गया, अपने आप पर सवाल उठाते हुए। वो जानता था कि वो उससे डरती है, फिर भी उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। ओटो ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी मोहक खुशबू होनी चाहिए। अगली सुबह एक नौकरानी के पर्दे खोलने पर कमरे में धूप आ गई। फ्लोरा अकेली भ्रमित होकर जाग गई। उसने अपरिचित लेकिन शानदार कमरे में इधर उधर देखा। अपने सिर को पकड़ते हुए पिछली रात को याद करने की कोशिश की। उसे सम्राट के क्वार्टर में जाना याद आया, लेकिन बाकी सब धुंधला था। फ्लोरा भ्रमित होकर जागती है, यह सोचकर कि क्या पिछली रात की घटनाएं केवल एक भयानक सपना थी। वो इस विचार को खारिज कर देती है और सम्राट के ठंडे हाथों को अपनी गर्दन पर रखकर याद करती है। लेकिन अगर ये सच था तो वो अभी तक जीवित क्यों थी? उसके विचारों के बीच विची नाम की एक नौकरानी उसका स्वागत करती है। फ्लोरा को पता चलता है कि सम्राट खुद उसे कमरे में वापस ले गया था। विची पूरे दृश्य को कितना कोमल और रोमांटिक बताती है। फ्लोरा हैरान रह जाती है। ये भयानक मुलाकात सच थी, लेकिन किसी ने इसे परियों की कहानी जैसा माना। फ्लोरा पूरी तरह से घबराकर कवर के नीचे छिप जाती है। तो ये एक सपना नहीं था, सम्राट ने वास्तव में उसे उठाया था। इस बीच अपने अध्ययन में ओटले का इलाज उसके चिकित्सक सेसिल ब्रिटनी कर रहे हैं। सम्राट नीले गहनों का एक शानदार सेट देता है। सेसिल को लगता है कि वे लेडी एवलिन के लिए हैं, लेकिन ओटले स्पष्ट करता है कि वे महारानी के लिए हैं। वो देखता है कि रत्न उसकी आंखों से बिल्कुल मेल खाते हैं। कपड़े पहनते समय ओटो सेसिल को 2 आदेश देता है, उपहार को फ्लोरा तक पहुंचाना और सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना कि वो किस तरह की धूप या इत्र का उपयोग करती है। विची के बाल बनाने के बाद फ्लोरा पिछली रात को लेकर शर्मिंदा थी। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। विची ने उसके आश्चर्य को उसकी नाराजगी समझा और तुरंत स्टाइल बदलने की पेशकश की। फ्लोरा तुरंत नौकरानी को आश्वस्त करती है और उसके हुनर की तारीफ करती है। विची खुश होकर उसका हाथ पकड़ती है और हमेशा उसकी खूबसूरती को उजागर करने की कसम खाती है। फ्लोरा के इस सच्चे प्यार को देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो विची की निराशा का अंदाजा लगाती है कि वो असली राजकुमारी नहीं है और उसकी खुशी धीरे धीरे गम में बदल जाती है। विची फ्लोरा की खुशी की कामना करते हुए ईमानदारी से दोस्त बनने की पेशकश करती है। फ्लोरा के शब्दों से प्रभावित होकर वो कबूल करती है कि सम्राट को देखकर वो डर से बेहोश हो गई थी। उसे यकीन है कि वो उसे नफरत करता। ये जान के फ्लोरा को ओटेल की हालत के बारे में नहीं पता है। विची उसे तुरंत आश्वस्त करती है। वो बताती है कि ओटेल आसानी से गुस्सा नहीं करता और उसकी खौफनाक छवि साम्राज्य के लिए एक ताकत है। वास्तव में कई अन्य लोग उसे देखकर बेहोश हो गए हैं। विची के गहने लेने जाने पर फ्लोरा को थोड़ा आराम मिलता है। फ्लोरा सोचती है कि किसी को भी डरना पसंद नहीं होता। उसे एहसास होता है कि हर कोई प्यार चाहता है। एडेल के बचपन की एक झलक दिखती है। लोग कानाफूसी करते हैं कि वो एक राक्षस है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। फ्लोरा उसके दर्द को समझती है, उसके अकेलेपन में अपने अतीत को पहचानती है। अचानक विची वापस आता है और गहने न मिलने के लिए माफी मांगता है। उनकी बातचीत में सेसिल नाम का एक आदमी बीच में आता है। वो शांति से बताता है कि सम्राट ने उसे कल रात की घटना के बाद फ्लोरा की जांच के लिए भेजा था और एक शानदार उपहार बॉक्स भी दिया था। सेसिल सम्राट का उपहार देता है, बॉक्स खोलता है और चमनीची नीले रत्नों से जड़े एक शानदार आभूषण सेट को देखता है। फ्लोरा अवाक रह जाती है, पूछती है कि क्या ये शानदार उपहार वास्तव में उसके लिए है। उसकी नौकरानी विची उत्साहित होकर बताती है कि गहने उसके कपड़ों से बिल्कुल मेल खाते हैं। अभी भी शर्माते हुए फ्लोरा डरती हुई पूछती है कि क्या सम्राट ने कुछ और कहा है। सेसिल गर्मजोशी से मुस्कुराता है और ओटले का संदेश बताता है। उसे उम्मीद थी कि वो उन्हें पसंद करेगी क्योंकि उनका रंग उसकी आंखों जैसा ही है। फ्लोरा को राहत मिली कि उसे एहसास हुआ कि वो उससे नाराज नहीं है, वो उससे नाराज। जैसे ही सेसिल जाने लगा, लेडी एवलिन नाम की एक कुलीन महिला ने उसे रोक लिया। उसने तुरंत महारानी के कक्ष में उसके आने पर सवाल उठाया और सम्राट की स्पष्ट चिंता को देखा। सेसिल ने शांति से उसे आश्वस्त किया कि यह केवल एक नियमित जांच थी, गठबंधन की औपचारिकता। संतुष्ट होकर वो उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे धन्यवाद देती है। बाद में सेसिल ने ओट को अपनी रिपोर्ट दी। उसने पुष्टि की कि फ्लोरा पर कोई धूप या इत्र नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि अविश्वसनीय सुखदायक खुशबू उसके लिए पूरी तरह से प्राकृतिक है। सेसिल सम्राट ओटल को रिपोर्ट करता है और पुष्टि करता है कि महारानी की सुखदायक खुशबू पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये खबर ओडेल को चौंका देती है, जिससे उनकी हाल की मुलाकात की खुशबू याद आती है। सेसिल उसे बताता रहता है कि फ्लोरा ने मिलने के लिए कहा है। ओट को संदेह है क्योंकि उसे याद है कि वो पिछली रात डर से बेहोश हो गई थी। फिर डॉक्टर अपना उद्देश्य बताता है, वो एक उपहार लौटाना चाहती है। सेसिल गंभीर होकर ओटल को सावधानी देता है। उसे याद दिलाता है कि फ्लोरा अभी भी एक दुश्मन देश की राजकुमारी है और उसकी सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हो सकती है और उसकी सुरक्षा के लिए सेसिल की चेतावनी के बावजूद सम्राट ओटल परेशान नहीं होता है।
स्थिति पर विचार करते हुए उसके होठों पर एक मुस्कुराहट होती है, ये टिप्पणी करते हुए कि फ्लोरा की संभावित योजनाएं केवल चीजों को और अधिक दिलचस्प बना देंगी। वो आत्मविश्वास से सवाल करता है कि एक कमजोर दिखने वाली महिला उसके साथ क्या कर सकती है। बाद में अपने कक्ष में फ्लोरा दर्शकों के लिए तैयार होती है। उसकी नौकरानी विची उसे एक शानदार नीले रंग का गाउन देती है और उसकी सुंदरता पर गर्व करती है। फ्लोरा को थोड़ा परेशान महसूस होता है, उसे चिंता होती है कि ये शानदार पोशाक बैठक के लिए बहुत अधिक आकर्षक है। विशी का कहना है कि ये शानदार गाउन बिल्कुल सही है। फ्लोरा को याद दिलाता है कि वो सम्राट के साथ दोपहर का भोजन कर रही है। फिर भी फ्लोरा चिंतित है। वो हैरान है कि ओटो उसके सामने बेहोश होने के बाद इतनी जल्दी मिलने के लिए तैयार हो गया। उसके चिंतित चेहरे को देखकर विची पूछता है कि क्या वो अब भी डरी हुई है। फ्लोरा उसे समझाती है कि ये डर नहीं, उसे लगता है कि वो उसके महंगे तोहफे का बदला उससे भी कम नहीं चुका सकती। उसके मन को शांत करने के लिए विशी उसे एक छोटा सा डिब्बा देती है जिसमें फ्लोरा द्वारा सिला हुआ एक रुमाल होता। फ्लोरा रुमाल को पकड़ती है और सोचती है कि हाथ से बना तोहफा बहुत सादा है। तभी उसकी नौकरानी विची को एक अच्छा आइडिया आता है और वो फ्लोरा के कान में फुसफुसाती है। फ्लोरा के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन उसे चिंता होती है कि इस नए प्लान से लंच में देरी होगी और सम्राट नाराज हो जाएगा। विशी उसे आश्वस्त करती है और समझाती है कि काम के प्रति ये जुनूनी ओटले हमेशा खाना छोड़ देता है और उसे थोड़ी देर की भी परवाह नहीं है। हालांकि डाइनिंग रूम में ओटले पत्थर की तरह बैठा है और बेसब्री से टेबल पर उंगलियां थपथपा रहा है। ऐसा लगता है कि विशी बहुत गलत थी। अपने डॉक्टर सेसिल और गार्ड कैप्टन एलन के साथ ओटले डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसने चिढ़कर पूछा कि फ्लोरा अभी तक क्यों नहीं आई। सेसिल ने मामला सुलझाने की कोशिश की और बताया कि उसकी नौकरानी ने कहा है कि वो आ रही है और उसकी खराब सेहत की वजह से वो ठीक से नहीं आ पा रही है। ओटल को ये बात पसंद नहीं आई। उसे यकीन था कि वो उसे डरकर टालमटोल कर रही है। फ्लोरा के कमरे में आते ही ओटल की चिढ़ गायब हो गई। उसने विनम्रता से अभिवादन किया और साम्राज्य की जय की कामना की। मेज पर बैठे आदमी ओटल, सेसिल और एलन बिल्कुल चुप थे और बस उसे घूर रहे थे। उनके जमे हुए चेहरे को देखकर फ्लोरा को चिंता होने लगी कि उसने गलती कर दी है। चुप्पी तोड़ते हुए ओटल आगे झुका और कहा कि उसने सुना है कि उसके पास उसके लिए एक तोहफा है। ये सुनकर फ्लोरा चौंक गई और घबराई हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि सबकी नजरें उस पर ही थीं। भारी खामोशी से फ्लोरा के चेहरे पर जलन होने लगी। वो तब तक जमी रही जब तक ओट ने चिढ़कर आह नहीं भरी। उसने एक साधारण आदेश देकर उसकी असहजता को दूर किया और उसे उपहार लाने को कहा। दिल की धड़कनों के साथ फ्लोरा कमरे में लंबी सैर करने लगी। हर कोई उसे देख रहा था, खासकर गार्ड कैप्टन। वो उसकी हर हरकत को गहरे संदेह से देख रहा था। उसका हाथ तलवार की मूठ पर था। ये स्पष्ट था कि एक दोस्ताना लंच नहीं होने वाला था। ओट के चेहरे पर उदासी छा गई और वो आगे झुका और जानना चाहता था कि वो क्या लाई है। डरी हुई फ्लोरा मुश्किल से कुछ बोल पा रही थी। उसने जल्दी से अपना उपहार दिया, फूलों का एक छोटा गुलदस्ता जो उसने बगीचे से तोड़ा था, जिसे उसने खुद सिले हुए रुमाल में लपेटा था। उसने घबराते हुए बताया कि उसने पिछली रात ही उसे ये उपहार देने की योजना बनाई थी, लेकिन चीजें जटिल हो गईं। उसने स्वीकार किया कि एक साधारण भेंट थी। उसने ये भी कहा कि अचानक हुई शादी के कारण उसके पास कुछ और तैयार करने का समय नहीं था। ओटले बस उस मामूली उपहार को देखता रहा, पूरी तरह से चुप। जैसे जैसे खामोशी बढ़ती गई, फ्लोरा में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए शायद वे साथ रह सकते थे। उसने डरते हुए पूछा कि क्या उसका उपहार स्वीकार करेगा, जबकि उसका नौकर थके हुए भाव से देख रहा था। ओटले ने विनम्रता से गुलदस्ता स्वीकार कर लिया। वो फूलों को देखता रहा, ये महसूस करते हुए कि उसे एहसास नहीं था कि बगीचे के फूलों का मौसम आ गया है। फ्लोरा ने उत्सुकता से उनकी सुंदरता की पुष्टि की, लेकिन ओटले ने बस इतना कहा कि उसे देखने का समय नहीं मिला। उसकी अभिव्यक्ति ने कुछ भी नहीं बताया, जिससे वो आश्चर्यचकित रह गई कि वो वास्तव में क्या सोच रहा है। फ्लोरा ने घबराते हुए बताया कि उसने अपनी नौकरानी से क्या सुना था। क्योंकि नॉर्डवेन एक उत्तरी देश था, इसलिए वहां वसंत का मौसम बहुत छोटा होता है। ये जानते हुए कि वो व्यस्त होगा, उसने फिर भी साहस जुटाया और पूछा कि क्या वो कभी उसके साथ फूल देखने जाना चाहेगा। ओट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उसे एक लाल बालों वाली महिला की याद आई जिसके हाथ में वैसा ही गुलदस्ता था। जैसे जैसे छवि धुंधली होती गई, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट होती गई। उसने नीचे देखा, उसका हाथ उसके बगल में एक तंग मुट्ठी में बंद था। बाद में एक शांत डिनर के दौरान फ्लोरा को लगा कि उसने कुछ असंभव देखा है। ओटल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उसने तुरंत इसे उसकी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। ओटल ने चुप्पी तोड़ी। उसने उसे दिया हुआ गुलदस्ता पकड़ा। उसने कहा कि चूंकि उसके देश में साल भर फूल खिलते हैं, तो वो उनसे तंग आ गई होगी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, उसने सीधे उसकी ओर देखा। उसने पूछा कि क्या फिर भी वो उसके साथ फूल देखना चाहती है। फ्लोरा खुशी से झूम उठी और कहा कि जब भी वो फ्री होगा वो खुशी खुशी उसके साथ जाएगी। ओटल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पुष्टि की कि जब भी उसके पास थोड़ा समय होगा वे दोनों साथ में फूल देखने जाएंगे। फ्लोरा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कुछ देर के लिए सोच रही थी कि क्या वो सच में हंसा था और फिर उसे असंभव समझकर खारिज कर दिया। बाद में उसका ध्यान एक स्वादिष्ट भोजन पर जाता है। शाही प्रमुख शेफ व्यक्तिगत रूप से उसे पारंपरिक नॉर्दर्न मिठाई पेश करते हैं, ये व्यक्त करते हुए कि उसे परोसना कितना सम्मान की बात है। उसके सामने रखे स्वादिष्ट फ्रूट टार्ट के साथ फ्लोरा विनम्रतापूर्वक उसे धन्यवाद देती, विशेष व्यंजन का आनंद लेने के लिए तैयार। फ्लोरा फ्रूट टार्ट का एक नाजुक निवाला लेती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी और वह स्वादिष्ट व्यंजन का ऐलान करती है। ये सुनकर शेफ और स्टाफ बहुत खुश हो जाते हैं। टेबल के उस पार ओटले उसे देख रहा है। वाइन पीते उसके चेहरे पे भाव नहीं है। उसे पहले वाली टेंशन याद आ रही है। अगर उसने फूलों की जगह कोई हथियार निकाला होता तो गार्ड उसे वहीं खत्म कर देता, लेकिन अब वो खुशी खुशी बातें कर रही है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो इतनी बोल्ड है या फिर उसे खतरे का एहसास नहीं है। फ्लोरा को एहसास होता है कि वो स्वादिष्ट खाने में इतनी खोई हुई है कि बातचीत करना ही भूल गई है। जैसे ही वो बोलने वाली होती है, शेफ उत्साहित होकर आखिरी डिश पेश करता है। ये एक पारंपरिक नॉर्वेजियन जेली है जिसे एक प्यारे से आकार में बनाया गया और इसे बनाने में उसे महीनों लगे हैं। जैसे ही फ्लोरा एक निवाला लेती है, उसका जाना पहचाना स्वाद उसे रानी मिला की याद दिलाता है। अचानक भावनाओं से भर जाती है और फ्लोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर शेफ हैरान रह जाता है और वो हैरान रह जाता है। ओटले बस देखता रहता है, उसके चेहरे पर भाव नहीं है। शेफ ने फ्लोरा को मिठाई खिलाकर नाराज करने के लिए माफी मांगी। उसे लगा कि पारंपरिक स्वाद उसकी विदेशी पसंद के हिसाब से ज्यादा है। फ्लोरा हाथ हिलाते हुए उसे आश्वस्त करती है। वो रोते हुए मुस्कुराती है और बताती है कि मिठाई इतनी स्वादिष्ट थी कि उसे बहुत अच्छा लगा। शेफ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। टेबल की दूसरी तरफ ओटल चुपचाप देखता है।
फ्लोरा उससे फिर से बात करने के बारे में सोचती है, लेकिन चुप रहने के कारण उसकी मदद करने वाले सेसिल को कोई नहीं देखता और वो सोचता है कि क्या वे कभी एक दूसरे से बात करना सीख पाएंगे। इस चुप्पी को देखकर सेसिल आगे बढ़ता है। वो अपनी बात को लेकर माफी मांगता है, लेकिन ओटल से पूछता है कि वह महारानी से क्या कहना चाह रहा था। फ्लोरा हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मदद कर रहा है। उसे याद आता है कि वो ओटल को बालकनी में बुलाना चाहती थी। सेसिल उसे बताता है कि सम्राट का शेड्यूल खाली है और उन्हें बगीचे में टहलने के लिए कहता है। ओटल अपने गिलास से धीरे से घूंट लेता है और मान जाता है। फिर वो अपना गिलास नीचे रखता है और फ्लोरा सीधे बात करने के लिए अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाता है। ओटल अपना पूरा ध्यान फ्लोरा की ओर रखता है और मेज पर हाथ बढ़ाता है। वो औपचारिक रूप से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। फ्लोरा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं और उसके गाल लाल हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद वो अपना हाथ उसके हाथ में रखती है और उसे बताती है कि उसे सम्मानित किया जाएगा। इस बीच उसी बगीचे में लेडी एवलिन गुलिन गुलाबों की देखभाल कर रही है और उसकी नौकरानी कुछ नई गपशप करने के लिए झुकती है। एवलिन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है और वो पूछती है कि क्या वह सच है। जब वे धूप वाले बगीचे में टहलते हैं तो फ्लोरा हैरान हो जाती है कि ओटल वास्तव में फूलों को देखने के लिए तैयार हो गया। उसका आश्चर्य जल्द ही दुख में बदल जाता है। ओटल तेज कदम बढ़ाता है और वो उसके साथ चलने के लिए संघर्ष करती है। हर कदम के साथ उसके पैर दर्द कर रहे होते हैं। उसके दिमाग में उसके अतीत की एक आवाज गूंजती है जो उसे दर्द को चुपचाप सहने के लिए कहती है। अपने दांत पीसते हुए वो खुद को आगे बढ़ाती है। जैसे उसे एहसास हुआ कि उसका संकल्प टूट रहा है, ओटो वहीं रुक जाता है और उसकी ओर देखता है और उसके चेहरे के भाव समझ से परे हैं। फ्लोरा के गाल लाल हो जाते हैं और वो ओटल के साथ कदम ताल करने के लिए दौड़ती है। उसके पैरों में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो दर्द को दबा देती है और शिकायत नहीं करती। अचानक वो चलना बंद कर देता है। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या बात है। ओटल की तीखी निगाहें उसके दर्द भरे भावों को देखकर झुक जाती हैं। फ्लोरा तुरंत मुस्कुराती है और धीमी गति के लिए माफी मांगती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और वो उसे कुछ देर देखता है, फिर कुछ सोचता है और फिर उसके पास रुक जाता है। जब वे शांत बगीचे में खड़े होते हैं तो ओटल अचानक धीमा हो जाता है और फ्लोरा के साथ अपने लंबे कदमों से कदम मिलाता है। वो उसकी ओर देखती है। ये देखकर दंग रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने उसकी परेशानी देखी है। शायद वो अफवाहों से ज्यादा दयालु था। फ्लोरा को उम्मीद है कि इस तरह के और भी शांतिपूर्ण पल साथ में बीतेंगे। तभी एक तेज आवाज में ओडेल का नाम पुकारा जाता है। लेडी एवलिन आती है और उत्साह से हाथ हिलाती है। लेडी एवलिन पास आती है और बड़े ही आत्मीय अंदाज में अभिवादन करती है। वो तुरंत खुद को संभालती है और सम्राट के नए पद को याद करते औपचारिक अभिवादन करती है। ओडेल प्रभावित नहीं होता और उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि अब बहुत हो गया और सिर उठाओ। फ्लोरा ये सब देखती है और उसे लगता है कि ये महिला उसके साथ इतनी सहज है तो वो किसी बहुत ऊंचे ओहदे वाली महिला होगी। सम्राट द्वारा टाल दिए जाने के बाद लेडी एवलिन फ्लोरा की तरफ देखती है और सीधे सवाल करती है कि वो कौन है। सीधे सवाल से घबरा जाती है और घबराकर अपनी पोशाक पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लेडी एवलिन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या वो वाकई पेडानिया की राजकुमारी फ्लोरा है। फ्लोरा झिझकते हुए सहमत हो जाती है। एवलिन मन मुस्कुराती है और खुद को ड्यूक की बेटी और सम्राट की बचपन की दोस्त बताती है। तभी ओटल की ठंडी आवाज सुनाई देती है। वो एवलिन को फ्लोरा को उसकी शाही महारानी कहकर बुलाने का आदेश देता है। फ्लोरा स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कोई एतराज नहीं है। एवलिन फ्लोरा से हाथ मिलाती है और कहती है कि वो बहुत दयालु है और सम्राट जैसी नहीं है। जब वे दोनों साथ खड़ी थी तो लेडी एवलिन की नजर फ्लोरा के सीने पर पड़ी। उसने हार की तारीफ की और पूछा कि क्या ये ओटल की तरफ से तोहफा है। घबराई हुई फ्लोरा का हाथ पेंडेंट की तरफ चला गया। एवलिन मुस्कुराई और बोली कि ओटल को अच्छा व्यवहार करते देखकर उसे राहत मिली, क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ ठंडा ठंडा रहा है। तभी दूर से सम्राट की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। वो जानना चाहता है कि एवलिन कब तक ऐसी बकवास करती रहेगी। सम्राट का धैर्य जवाब दे चुका होता है। एवलिन फ्लोरा को आंख मारती है और कहती है कि सम्राट फिर से नाराज हो गया है। फ्लोरा को लगता है कि उनकी तकरार अंतरंगता है और वो चाहती है कि एक दिन वो खुलकर सम्राट के साथ मजाक कर सके, लेकिन एवलिन अभी भी वही है। वो ओटले से पूछती है कि वो अब टहलने क्यों जा रहा है, जबकि वो हमेशा उसके निमंत्रणों को नजरअंदाज करता था और उस पर जानबूझकर ठंडा रहने का आरोप लगाता था। ओटले के लिए आखिरी दिन का वो उसे जबरदस्ती धक्का देने से पहले एक और शब्द न बोलने की चेतावनी देता है। जैसे ही एवलिन लड़खड़ाती है वो कहती है कि ये सिर्फ एक मजाक था और फिर जल्दी से विषय को राजनीति में बदल देती है। अपने कमरे में वापस फ्लोरा ने विची को कपड़े बदलने में मदद की। उसकी पोशाक पर एक छोटा सा लाल दाग देखा। उसने अलार्म बजाया और पूछा कि क्या महारानी को चोट लगी है। फ्लोरा ने उसे शांति से आश्वासन दिया कि वह ठीक है, लेकिन विची ने खून की ओर इशारा करते हुए उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। फ्लोरा ने कहा कि ये उसके जूते का छाला है। उसे आश्चर्य हुआ। विची की आंखों में आंसू आ गए। जब फ्लोरा ने पूछा कि क्या हुआ तो समर्पित दासी माफी मांगने लगी, इस बात से दुखी कि उसकी महारानी को थोड़ा सा भी दर्द सहना पड़ा। फ्लोरा ने अपनी दासी को सांत्वना देने की कोशिश की और जोर देकर कहा कि विची की गलती नहीं थी। उसने खुद जूते चुने, लेकिन रोती हुई नौकरानी ने सांत्वना देने से इनकार कर दिया और मदद के लिए दौड़ पड़ी। फ्लोरा ये देखकर दंग रह गई कि विची को कितनी परवाह थी। तभी शाही चिकित्सक सेसिल दौड़कर आया और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। फ्लोरा ने इसे एक साधारण छाला बताया, लेकिन सेसिल ने इसे गंभीरता से लिया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और विनम्रता से पूछा कि क्या वो उस जगह की जांच कर सकता है, जिससे उसकी घबराहट दूर हो गई। सेसिल ने फ्लोरा के पैर की सावधानीपूर्वक जांच की। उसे आश्वासन दिया कि वो कोमलता से काम करेगा। उसने देखा कि सूजन काफी ज्यादा थी और बताया कि पूरी तरह ठीक होने से पहले ही उसे उसी जगह पर चोट लगी थी। उसने उसे बताया कि उसे अब कीटाणुनाशक लगाना होगा। फ्लोरा घबराई हुई थी। उसने उसे चेताया कि उसे चुभन हो सकती है और दवा की उसकी त्वचा को छूते ही वो सहर उठी। उसे लगा कि उसकी देखभाल दयालु थी। हालांकि उसके मन में तुरंत एक अलग विचार आया, जिसकी शुरुआत एक शांत क्षमा याचना से हुई। सेसिल का कोमल व्यवहार गायब हो गया। उसकी जगह गंभीर चिंता ने ले ली। उसने फ्लोरा से पूछा कि उसने दर्द के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। दूसरी ओर देखते हुए उसने कहा कि उसे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। हालांकि चिकित्सक ने खुद को दोषी ठहराया और सम्राट के साथ सैर पर जाने का सुझाव देने के लिए माफी मांगी। फ्लोरा घबरा गई और उसने तुरंत इनकार कर दिया कि ये उसकी गलती थी। जब तक वो उसके पैर की देखभाल कर चुका, उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस बीच ओटले अपनी मेज पर बैठा था।
फ्लोरा की चोट की खबर से परेशान था। अपने कार्यालय में ओटो चिकित्सक की रिपोर्ट सुनता है। सेसिल बताता है कि फ्लोरा की चोट गंभीर है, जिसमें बैक्टीरिया के संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए लंबे समय तक आराम की आवश्यकता है। गुस्से में ओटले ने अपनी कलम मेज पर पटक दी, ये सोचकर कि उसने अपना दर्द क्यों छिपाया। सेसिल ने पुष्टि की कि उसने बताने से इनकार कर दिया। उसके कोमल चेहरे की याद में ओटले और भी परेशान हो गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने उससे क्यों नहीं बताया। 5 दिन बाद फ्लोरा एक खिड़की के पास आराम करती हुई दिखाई देती है। उसके पैर में भारी पट्टियां बंधी हुई हैं और वो ऊपर की ओर है। खिड़की के पास आराम करते हुए फ्लोरा खुद से कहती है कि सेसिल उसके पैर में पट्टियां बांधकर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। उसका मन ओटले की ओर जाता है और सोचता है कि वो पिछले 5 दिनों से क्या कर रहा है। वो उसे बगीचे में एवलिन के साथ देखती है और सोचती है कि उसे कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसके जैसे बोरिंग हो और जिसे भुलाया जा सके। उसके ऊपर दुख की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो उसकी सच्ची भावनाओं को छिपा नहीं पाती। सबसे ज्यादा वो बस उसे देखना चाहती है। उसी समय ओटो गलियारे से होकर सीधे उसके कमरे की ओर बढ़ता है। सम्राट ओटले महल में गंभीर भाव से घूमता है। नौकरानियां उसे जाते हुए देखती हैं और फुसफुसाती हैं कि वो फिर से ऑफिस जा रहा है। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वो आज रात भी सोएगा, क्योंकि वो कई दिनों से खराब मूड में है। वो सहमत हो जाती हैं कि वो उसका ख्याल रखते समय बहुत सावधानी बरतेंगी। ऑफिस पहुंचते ही ओटो अपना कोट एक तरफ फेंक देता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। वो तुरंत सेसिल की ओर देखता है और बस एक ही सवाल पूछता है, महारानी कैसी हैं? सेसिल ने बताया कि फ्लोरा अपने कमरे में आराम कर रही है। ओटल ने तुरंत पूछा कि क्या इलाज अभी भी चल रहा है। सम्राट की गहरी चिंता को भांपते हुए सेसिल ने सुझाव दिया कि उसे खुद ही उससे मिलने जाना चाहिए। ओटल ने इस विचार का मजाक उड़ाया और गुस्से में कहा कि उसे उसकी चिंता नहीं है। वो मन ही मन गुस्से में था कि फ्लोरा ने अपना दर्द छिपाया है और अब वो एक बदमाश की तरह दिख रहा है। इस रक्षात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद वो अपना गला साफ करता है और अनिच्छा से जाने के लिए तैयार हो जाता है, ये दिखावा करते हुए कि सेसिल के कहने पर वो ऐसा करने जा रहा है। इस बीच फ्लोरा अपनी खिड़की के पास बैठी है और विचारों में खोई हुई है। उसकी नौकरानी विची उसके गंभीर मूड को देखकर उसके कंधों पर शॉल ओढ़ती है और पूछती है कि क्या वो उदास है। फ्लोरा चुपचाप स्वीकार करती है कि वो उदास है। उसे खुश करने के लिए ऊर्जावान नौकरानी उसे पीठ पर बिठाकर बाहर ताजी हवा में ले जाने की पेशकश करती। फ्लोरा हैरान होकर पूछती है कि क्या नाजुक दिखने वाली विची उसे उठा भी सकती है। विची आत्मविश्वास से कहती है कि वो दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत है। अपनी नौकरानी की ईमानदारी देखकर फ्लोरा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। वो इस दयालुता को ठुकराना नहीं चाहती। उसके आश्वासन के बावजूद जैसे ही फ्लोरा उसकी पीठ पर चढ़ती है, विची की ताकत जवाब दे जाती है। नौकरानी के पैर कांपने लगते हैं और फ्लोरा को तुरंत अपने किए पर पछतावा होता है। एक छोटी सी चीख के साथ वे दोनों अपना संतुलन खो देते हैं और फर्श पर गिर जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और एडेल और उसके गार्ड दिखाई देते हैं, जो अराजक दृश्य को देखकर वहीं रुक जाते हैं। वे भयभीत विची माफी मांगने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन ऊपर देखती है कि सम्राट खुद उनके ऊपर खड़ा है, जिसका चेहरा पत्थर जैसा और अस्पष्ट है। ओटले की ठंडी आवाज कमरे में गूंजती है जब वो पूछता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। फ्लोरा ऊपर देखती है। सम्राट को अपने ऊपर खड़ा देखकर दंग रह जाती है। वो घबराई हुई नौकरानी को अनदेखा करता है, फ्लोरा की कलाई पकड़ता है और पूछता है कि वो कब तक जमीन पर बैठी रहेगी। जैसे ही वो उसे अपने करीब खींचता है, उसकी परिचित भावना उसकी हताशा को शांत करती है। बिना कुछ कहे वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे उठाकर ले जाते हुए वो अपने गार्ड और नौकरानी को उन्हें अकेला छोड़ने का आदेश देता है, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। हैरान गार्ड और नौकरानी को पीछे छोड़कर ओटो फ्लोरा को हॉल से होते हुए बेडरूम में ले जाता है। वो उसे धीरे से नरम बिस्तर पर लिटाता है। उसका दिल अचानक हुई घटना से तेज धड़कने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके ऊपर झुक जाता है। उसकी लाल आंखें उसकी आंखों पर एक अजीब सी तीव्रता से टिकी होती हैं। शांत तनाव को चीरते हुए वो बोलता है, ये स्वीकार करते हुए कि हाल ही में उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फ्लोरा उसकी ओर देखती है, उसकी निगाहों में फंसी हुई है, सोच रही है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओटो उसे नीचे दबाता है, उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी होती। वो स्पष्ट करता है कि अगर उसने उसे ईमानदारी से जवाब नहीं दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फ्लोरा स्तब्ध रह जाती है। उसका मन चिल्लाता है कि उसे उसकी असली पहचान का पता चल गया है। जैसे वो कांपती है, ओटो को अचानक एहसास होता है कि उसकी सुकून देने वाली खुशबू पूरी तरह से गायब हो गई है। इस पर ध्यान न देते हुए उसे उसके जबड़े को पकड़ता है, उसे अपनी क्रूर प्रतिष्ठा की याद दिलाता है। वो जानना चाहता है कि क्या डर के कारण वो इतनी चुप है, जिसे वो समझाने में असमर्थ हो जाती है कि वो सब कुछ गलत समझ रहा है। ओटो की असली चिंता ने उसे चौंका दिया। उसने खुलासा किया कि उसे उसके पैर की चोट के बारे में पता था और सवाल किया कि वो बिना कुछ कहे पूरे बगीचे में दर्द में क्यों घूम रही थी। उसकी आवाज तेज हो गई जब उसने पूछा कि क्या उसने इसे इसलिए छिपाया क्योंकि वो उसे हर किसी की तरह एक हत्यारा तानाशाह के रूप में देखती है। हत्यारा तानाशाह। फ्लोरा ने उसे नकारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शब्द नहीं बना सकी। उसके दिमाग में एक दर्दनाक याद कौंध गई। बचपन से एक कठोर सबक जहां उसे सिखाया गया था कि चुपचाप दुख सहना एक गुण है। फ्लोरा के दिमाग में उसकी कठोर परवरिश की यादें उमड़ पड़ी। उसे सिखाया गया था कि दर्द, भूख या बीमारी दिखाना दूसरों को केवल परेशान करता है। तब से चुपचाप सहना ही उसके जीवन का एकमात्र तरीका बन गया। वर्तमान में वापस उसके चेहरे से आंसू बहते हैं क्योंकि वो आखिरकार खुद को समझाती है। वो बस किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती थी। उसकी कच्ची कमजोरी ओटल को पूरी तरह से चौंका देती है। उसका गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह कुछ और आ जाता है। वो धीरे से फ्लोरा के गाल से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ता है। आंसुओं के बीच फ्लोरा आखिरकार सच बताती है। उसने अपने दर्द को इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि उसे फ्लोरा पर भरोसा नहीं था। उसने इसे इसलिए सहा क्योंकि वो उसके साथ फूल देखना चाहती थी। वो कबूल करती है कि वो बस उसके साथ कुछ और समय बिताना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर ओटले पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। वो चुपचाप पूछता है कि क्या वो वाकई उसके साथ रहना चाहती है। फ्लोरा को हिम्मत मिलती है और वो बस इतना कहती है कि वे पति पत्नी हैं। ये अप्रत्याशित सीधा जवाब सुनकर ओटले का धैर्य जवाब दे देता है और वह शर्मा जाता है और बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस गहन स्वीकारोक्ति के बाद कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। ओटले दुविधा में बैठा रहता है। तभी फ्लोरा उसकी आस्तीन को छूती है। हिम्मत जुटाते हुए वो चुपचाप पूछे कि क्या वो अब भी उसे मारना चाहता है। फ्लोरा का एक क्रूर और ईमानदार जवाब कि वो इस बारे में सोच रहा है उसे पूरी तरह से झकझोर देता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोती है कि उसने उसे ईमानदारी से जवाब दिया। ओटेल घबरा जाता है और उसे रोने से मना करता है और पूछता है कि उसकी सख्ती का क्या हुआ। फ्लोरा उसके सामने गिर जाती है और सम्राट उसके अचानक टूटने से घबरा जाता है। ओटेल अंदर ही अंदर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि रोती हुई महिला को कैसे शांत किया जाए।
इस बीच कमरे के बाहर नौकरानी विची रोते हुए एक गार्ड को बताती है कि सम्राट ने उसे कोने में बंद कर दिया है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया है। अकेला छोड़ दिया गया ओटो फ्लोरा के रोने का इंतजार करता है। वो अजीब तरह से पूछता है कि क्या उसने रोना बंद कर दिया है। फिर सूजी हुई लाल आंखों से ऊपर देखते हुए फ्लोरा चुपचाप अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। सम्राट को बस यही लगता है कि उसका नौकर सेसिल उसे महारानी को रुलाने के लिए जरूर खरी खोटी सुनाएगा। जरूर अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। ओटो फ्लोरा के टखने में मूंछ देखता है। मदद करने की अनाड़ी कोशिश में वो मालिश करने लगता है, ये कहते हुए कि सेसिल उसके सिर दर्द के लिए यही करता है। हैरान फ्लोरा उसे बताती है कि उसे दर्द हो रहा है, जिससे सम्राट घबरा जाता है। इस स्थिति की बेतुकी बात सुनकर सम्राट को हंसी आ जाती है। वो तुरंत हार मान लेता है और उसे याद आता है कि सेसिल ने उसे दवा लगाने की सलाह दी थी। अंत में ओटल एक गंभीर वादा करता है, वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदले में वो सेसिल को उसके विनाशकारी चिकित्सा प्रयासों के बारे में कभी नहीं बताएगी। ओटल देखता है कि फ्लोरा उसके सहायक सेसिल पर बहुत भरोसा करती है। जब फ्लोरा पूछती है कि वो डॉक्टर के व्याख्यानों से इतना डरता क्यों है, तो सम्राट घबरा जाता है और कहता है कि उसने उससे उसके कौशल के बारे में कभी नहीं पूछा। फिर वो दोनों के बीच की दूरी को कम करता है, जिससे वो चौंक जाती है। जैसे ही वो सहजता से पीछे हटती है, उसका घायल टखना मुड़ जाता है। ओटो आगे बढ़ता है और उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। वो उसे अपने पास कसकर पकड़ता है और उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसकी मजबूत बाहों में जकड़ी हुई शर्माती हुई फ्लोरा पूरी तरह से अवाक रह जाती है। ओटल की बाहों में सुरक्षित रूप से जकड़ी हुई फ्लोरा पूरी तरह से स्तब्ध है। सम्राट घबराकर खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और पूछता है कि अगर वो फिर से गिरकर घायल हो जाती है तो वो क्या करेगी। पर उसके सीने से चिपकी हुई है और उसके दिल की धड़कनें सुन सकती है। उसे एहसास होता है कि उसकी अनोखी खुशबू जो फीकी पड़ गई थी, अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। खुशबू से अभिभूत होकर ओटो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता है। वो उसे और भी कसकर पकड़ता है, उसके बालों में अपना चेहरा छिपाता है और गहरी सांस लेता है। उसे बहुत राहत मिलती है। पूर्णिमा के नीचे ओडले उस पल में पूरी तरह से खो जाता है। वो फ्लोरा के बालों में अपना चेहरा छिपाता है और उसकी सुखदायक खुशबू को महसूस करता है, जैसे कि यही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। राहत तुरंत और जबरदस्त होती है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो अपने होश में वापस आ जाता है, इस बात से नाराज कि वो फिर से खुद को भूल गया। जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटता है, उसकी गर्दन पर लाली छा जाती है। ओलफ इस फ्लोरा को घबराई हुई आंखों से देखते हुए वो स्पष्ट कहता है, वे अलग हैं। फ्लोरा अभी भी उसकी बाहों में थी। उसके अचानक बदलाव से भ्रमित हो जाती है। ओटले के भ्रमित करने वाले शब्दों से घबराई फ्लोरा अचानक उसकी बाहों में सो जाती है। सम्राट हैरान रह जाता है कि इस समय कौन बेहोश हो सकता है। वो सोचता है कि वो उसे एक पुरुष के रूप में नहीं देखती होगी। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाकर वो फिर से सोचता है, शायद उसकी लापरवाही मूर्खता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि वो वास्तव में उस पर भरोसा करती है। यह एहसास उसके चेहरे पर लाली लाता है। उधर सम्राट द्वारा बुलाए गए एक अधिकारी हॉल से भागता हुआ आता है। शाही घराने का अधिकारी मिशेल लॉरेंस सम्राट के कक्ष में जाता है। वो चिंतित है कि वो मुसीबत में है। वो ध्यान लगा के अंदर जाता है और देखता है कि वो अपनी तलवार चमका रहा है। अधिकारी डरते हुए पूछता है कि इतनी देर में उसे क्या आदेश दिया गया है। ओटले बिना कुछ कहे एक तेज धातु के छल्ले वाली तलवार को खोल देता है, जिससे मिशेल चौंक जाती है। सम्राट फिर बैठ जाता है। उसके चेहरे के भाव समझ में नहीं आते। वो घबराए हुए अधिकारी की तरफ देखता है और कहता है कि उसे उससे कुछ पूछना है। ये सुनकर वो आदमी पसीने पसीने हो जाता है। घबराया हुआ अधिकारी पूछता है कि सम्राट को क्या चाहिए। एना गंभीर भाव से आगे झुकती है और एक बिल्कुल अप्रत्याशित सवाल पूछती है, क्या सभी कुलीन महिलाओं को उनके जूतों से छाले पड़ जाते हैं? मिशेल हैरान रह जाती है। उसे आधी रात को फैशन सलाह के लिए बुलाया गया था। उसे शक था कि ये कोई अजीबोगरीब टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो पेशेवर अंदाज में जवाब देता है। वो बताता है कि कुलीन महिलाएं अपने जूते नरम आरामदायक चमड़े से बनवाती हैं, इसलिए उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। ओटर ध्यान से सुनता है। उसे फ्लोरा के खराब फिट वाले जूते और उसके घायल टखने के बारे में जरूर याद आता है। अधिकारी आत्मविश्वास से कहता है कि खासतौर पर बनाए गए जूतों से छाले नहीं पड़ते, बशर्ते कि वे सही साइज के हों। ये जानकारी सुनकर ओडेल रुक जाता है। वो फ्लोरा की स्थिति के बारे में सोचता है, यह सोचकर कि एक राजकुमारी ऐसे जूते क्यों पहनेगी जो फिट नहीं होते। वो जितना इस पर विचार करता है, उसे उतना ही एहसास होता है कि उसके बारे में कई बातें सही नहीं। सम्राट के अचानक चुप्पी का गलत मतलब निकालते हुए मिशेल को पसीना आने लगता है। इसके बाद ओटले ने एक चौंकाने वाला आदेश दिया, पता करो कि कुलीन महिलाओं में कौन से जूते लोकप्रिय हैं और महारानी के लिए 100 जोड़े जूते बनवाओ। सम्राट के 100 जोड़े जूते के आदेश से अधिकारी दंग रह गया। उसने घबराते हुए बताया कि कस्टम ऑर्डर में काफी समय लगता है और इतने सारे जूते जल्दी बनाना मुश्किल होगा। ओटले का धैर्य जवाब दे गया। उसने ठंडे शब्दों में उस आदमी से कहा कि बहाने बनाना बंद करो और बस उसकी आज्ञा का पालन करो। अधिकारी तुरंत मान गया। फिर उसने पूछा कि वो महारानी के पैर का नाप कब ले सकता है, लेकिन ओटले ने उसे बताया कि उन्हें चोट लगी है और इसके लिए इंतजार करना होगा। और बेचारा आदमी इस असंभव काम को लेकर घबरा गया। असंभव काम को लेकर अधिकारी के पसीने छूट रहे थे। तब ओटले ने एक अजीबोगरीब उपाय सुझाया। उसने नापने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और शांति से कहा कि उसकी लंबाई फ्लोरा के पैर के बराबर है। उसने अपनी उंगलियों से उसके टखने की पतली चौड़ाई भी दिखाई, साथ ही हल्का सा शर्माते हुए कहा कि उसके पैर असाधारण रूप से पतले हैं। सम्राट के इस अनोखे ज्ञान से अधिकारी स्तब्ध रह गया। वो तुरंत संभला और अपने कारीगर को तुरंत कुछ जोड़ियों पर काम शुरू करने का वादा किया। जैसे ही अधिकारी जल्दी से चला गया, उसे आश्चर्य हुआ कि सम्राट को महारानी के पैर का नाप इतना सटीक कैसे याद था। उसने सोचा कि वे दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिता रहे होंगे। इस एक बात ने पूरे साम्राज्य में आग की तरह अफवाह फैला दी। शाही जोड़े के बढ़ते प्यार की खबर जल्द ही ड्यूक ग्लासक के एस्टेट तक पहुंच गई। अंदर एक चीनी मिट्टी का फूलदान फर्श पर टूट गया। एक नौकरानी ने लेडी एवलिन को सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। हताशा और ईर्ष्या से भरी एवलिन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। फ्लोरा के बारे में खबर सुनकर लेडी एवलिन का गुस्सा और बढ़ गया। उसे याद आया कि वो एक अध्ययन कक्ष में थी जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। एवलिन ने दुर्लभ क्यूरिया रत्नों से बना एक शानदार हार उठाया था और पूछा था कि क्या ये उस पर जचेगा। हालांकि ओटले ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, अपने कागजी काम से नजरें नहीं हटाई। पैट ने वही हार आजान्या की महिला को दे दिया था, जिसे सम्राट ने पहली बार देने पर स्वीकार भी नहीं किया था। फ्लोरा खुश थी, लेकिन लेडी एवलिन गुस्से से भर गई।
उसने फैसला किया कि वो ऐसा नहीं होने देगी और उसे जल्द से जल्द नई महारानी से छुटकारा पाना होगा। उद्देश्यपूर्ण एवलिन अपने पिता के कार्यालय में घुस गई। हालांकि ड्यूक ग्लासक ने अपनी बेटी के गंभीर मूड को पूरी तरह से गलत समझा। उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि अगर उसे नींद नहीं आई तो वो उसे कहानी सुनाएगा। एवलिन ने गुस्से में उसे धक्का देकर कहा कि वो अब बच्ची नहीं है, वो उसके पास एक गंभीर अनुरोध लेकर आई है। अपनी बेटी को खुश करने के लिए उत्सुक ड्यूक ग्लासक ने खुशी खुशी उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा किया। महारानी को खत्म करने के लिए एवलिन के चेहरे पर सख्ती आ गई। ड्यूक का दोस्ताना व्यवहार तुरंत गायब हो गया और उसने उसे दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन एवलिन ने जाने से इनकार कर दिया। उसकी बांह पकड़ ली और जोर देकर कहा कि ये काम उसके लिए आसान होना चाहिए। उसके पिता ने उसे समझाया कि फ्लोरा एक राजकुमारी है जिसके खिलाफ वे आसानी से नहीं जा सकते। एतोच हताश होकर एवलिन ने उसे अपने वादे की याद दिलाई कि केवल उनका परिवार ही सम्राट के बगल में बैठेगा। एवलिन के आंसू आखिरकार उसके पिता के संकल्प को तोड़ देते। वो पूछती है कि वो कैसे फ्लोरा को सिंहासन की मालकिन की तरह देखते रह सकते हैं। ड्यूक उसके डर को खारिज करने की कोशिश करता है और जोर देकर कहता है कि फ्लोरा एक पराजित राष्ट्र की श्रद्धांजलि मात्र है जिसे सम्राट कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एवलिन जानती है कि उनका रिश्ता साधारण उपहारों से कहीं अधिक गहरा है। उसे डर है कि ओटल वास्तव में महारानी के प्यार में पड़ रहा है। अपनी बेटी की घबराहट पर काबू पाकर ड्यूक उसे गले लगाता है और अनिच्छा से वादा करता है कि वो सम्राट की भावनाओं को अपरिवर्तनीय होने से पहले स्थिति को संभालने का कोई रास्ता खोज लेगा। एवलिन ने देखा कि सम्राट का सिरदर्द गायब हो गया है और वे इस बारे में चिकित्सक से पूछने का संकल्प लेती है। उसके पिता ड्यूक ग्लासक उसे फ्लोरा के लिए अपनी नापसंदगी को अभी के लिए छिपाकर रखने की चेतावनी देते। एवलिन को यह विचार बुरा लगता है और वो कहती है कि महारानी से एक साधारण बातचीत भी उसे थका देती है। एक उसे प्यार से और दृढ़ता से कहता है कि वो एक अच्छी लड़की बने और उसकी आज्ञा का पालन करे। कुछ दिनों बाद चिकित्सक सेसिल ने पता आया कि फ्लोरा की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसे तुरंत उसे देखने के लिए बुलाया जाता है। शाही चिकित्सक सेसिल फ्लोरा के कक्ष में उसकी प्रगति की जांच करने के लिए आता है। फ्लोरा उसे एक उज्जवल मुस्कान के साथ देखती है और पूरी तरह से ठीक दिखती है। औपचारिक बातचीत के बाद सेसिल उसके पहले से घायल पैर का निरीक्षण करने के लिए घुटनों के बल बैठता है। वो पूछती है कि क्या उसे फिर से लपेटने की योजना बना रहा है। उसकी आवाज में चिंता का भाव है। वो उसे आश्वस्त करता है कि घाव पूरी तरह से भर गया है और पट्टियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो आखिरी बार पट्टी खोलता है, फ्लोरा राहत और कृतज्ञता से भर जाती है। आखिरकार ठीक होने पर बहुत खुश होती है। जैसे ही चिकित्सक सेसिल आखिरी पट्टियां हटाता है, वो टिप्पणी करता है कि फ्लोरा विशेष रूप से अच्छे मूड में लग रही है। फ्लोरा की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है जब वो दरवाजे पर एक व्यक्ति को देखती है। वो ओट है। वो घबरा कर पूछती है कि वो यहाँ कब से खड़ा है। सम्राट उसकी ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकती है। वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य होता है कि जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी खुशी का भाव गायब हो गया। एक प्रतिक्रिया जिसने उस पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डाला। वो बताता है कि उसे देखते ही उसकी खुशी का भाव गायब हो गया। अपनी बात को छिपाने की कोशिश करते हुए फ्लोरा हकलाती है कि वो उसके अचानक आने से हैरान थी। आश्वस्त नहीं होने पर ओटो कमरे को पार करता है और उसके ठीक बगल में बैठ जाता है। ये कहकर उसके बहाने को खारिज कर देता है कि पति अपनी पत्नी की जांच करता है, ये चौंकाने वाला नहीं है। फिर वो सेसिल को इलाज जारी रखने के लिए कहता है। जैसे ही चिकित्सक उसके ठीक हो चुके पैर पर मरहम लगाता है, ओटले उस आदमी की हर हरकत को अधिकारपूर्ण नजर से देखता है, जिससे कमरा तनाव में भर जाता है। जबकि सेसिल इलाज जारी रखता है, ओटले की नजर इतनी तीखी होती है कि कमरे में लगभग दम घुट जाता है। सम्राट के अधिकार के बोझ को महसूस करते हुए चिकित्सक एक साहसिक कदम उठाता है। वो ओडेल की ओर देखता है कि क्या वो इसे संभालना चाहेगा। ये सुझाव सम्राट को चौंका देता है और वो आश्चर्यचकित होकर हकलाने लगता है। फ्लोरा भी उतनी ही हैरान होती है और कहती है कि वो खुद दवा नहीं लगा सकता। अपने आप को संभालते हुए ओटल ठंडे स्वर में पूछता है कि ये किसने तय किया, और ये स्पष्ट कर दिया कि वो वही करेगा जो वो चाहता है। ओटल ने दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की कि वो खुद उपचार करेगा। वो स्तब्ध फ्लोरा को शांत रहने का आदेश देता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होती है। सम्राट फिर धीरे से उसके पैर को अपनी गोद में लेता है। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से सावधान होता है। जैसे ही वो मरहम तैयार करता है, फ्लोरा का दिल उसकी छाती में धड़कता है। वो एक अजीब अंतर देखती है। दवा खुद ठंडी है, लेकिन उसके हाथ अविश्वसनीय रूप से गर्म है। जिस व्यक्ति से वो कभी डरती थी, उसकी कोमल देखभाल का ये अप्रत्याशित क्षण उसे पूरी तरह से परेशान और अवाक कर देता है। फ्लोरा उसके कोमल स्पर्श से पूरी तरह से अचंभित हो जाती है। जहां भी उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर पड़ती हैं, उसे बहुत गर्मी महसूस होती है, जिससे उसे झटका लगता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो उसके इस पहलू को समझ नहीं पाती। पोट भी उतना ही प्रभावित होता है, यह देखकर कि उसकी सुखदायक खुशबू और भी तेज हो गई है। बाद में शाही चिकित्सक ने अपनी खोज बताई, जिससे पुष्टि होती महारानी का इलाज करते समय उसने पाया कि उसकी विशिष्ट खुशबू असामान्य रूप से तेज थी। असामान्य, इससे ओल्डे की सोच की पुष्टि होती है और उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उस पर उसकी कितनी ताकत है। शाही चिकित्सक सेसिल ओटले को अपनी खोज बताता है। उसने देखा कि जब फ्लोरा घबरा जाती है तो उसकी सुखदायक खुशबू कम हो जाती है, लेकिन जब ओटले ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया तो ये और भी तेज हो जाती है। ओटले तुरंत ये पता लगाता है कि क्या इंद्रियों की ताकत उसकी भावनाओं से जुड़ी है। सेसिल एक सिद्धांत की पुष्टि करता है और एक सरल परीक्षण सुझाता है। कुछ ऐसा करो जिससे महारानी खुश हो जाए, और पूछता है कि क्या उसे उसकी चापलूसी करनी चाहिए। और मुस्कुराते हुए सेसिल स्पष्ट करता है कि उनके रिश्ते को गहरा करने के बारे में है, लेकिन उसके चिढ़ाने वाले लहजे के कारण उसे कमरे से तुरंत निकाल दिया जाता है। सेसिल जल्दी से बाहर निकलता है और सम्राट से कहता है कि वो उसके सुझाव पर विचार करे और उसे याद दिलाए कि ये उसकी भलाई के लिए है, लेकिन सम्राट गुस्से में उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है। अकेले में ओटले डॉक्टर के हास्यास्पद विचार का मजाक उड़ाता है। बाद में महल के बगीचे में फ्लोरा की नौकरानी खुशी मनाती है कि उसका पैर आखिरकार ठीक हो गया है। फ्लोरा उसे देखभाल के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन विची बताती है कि हर कोई उसका भारी है। महारानी की बदौलत सम्राट बदल गया है। फ्लोरा हैरान रह जाती है और सोचती है कि नौकरानी का क्या मतलब हो सकता है। विची उत्सुकता से उसके बयान की पुष्टि करती है। ओट के चेहरे पर एक ऐसा भाव बताती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जोर देकर कहती है कि महारानी की ओर पूरी तरह से आकर्षित लग रहा था। तारीफ से घबराई फ्लोरा इसे एक हास्यास्पद मजाक कहकर खारिज कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा जाती है। अगर ओटो को कभी पता चला कि वो एक बॉडी डबल है, तो वो बिना किसी दूसरे विचार के उसकी जान ले लेगा। उसका दिल जीतना एक ऐसी विलासिता थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी परेशानी देखकर विची गंभीर हो जाता है और पूछता है कि क्या फ्लोरा सम्राट के बारे में गलत अफवाहें सुन रही है। विची गुस्से में हाथ हिलाती है और कहती है कि ये सब झूठ है, कि ये सब झूठ। लेकिन फ्लोरा को बस वही याद है जो उसे घर पे बताया गया था।
सम्राट ओटल एक क्रूर तानाशाह है। उसकी क्रूरता के किस्से मशहूर थे और कानाफूसी में कहा जाता था कि उसने गद्दी हथियाने के लिए अपने भाई को भी मार डाला था। विची इस बात से साफ इनकार करती है और कहती है कि ओटल दिखने में भले ही डरावना लगता हो, लेकिन उसने कभी अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अगर वो राक्षस होता तो उसके जैसे लोग बहुत पहले ही मुसीबत में पड़ जाते। विची ने माना कि ओटल डरावना लग सकता है क्योंकि पहली रात को वो बहुत डरावना था, लेकिन जब उसने उसे जाना तो उसमें एक नरमी देखी। खुद सम्राट भी डर और चिंता में कांप रहा था। टायर्ड बाद में विनी फ्लोरा से कहा कि वो कपड़े न बदले और कहा कि सम्राट जल्द ही वापस आने वाले हैं। फ्लोरा हैरान रह गई, ये समझकर कि वो रात बिताने का इरादा रखता है। दृढ़ मुस्कान के साथ विची अलमारी की ओर दौड़ा और एक विशेष नाइट गाउन निकाला और कहा कि वे उसे जाने नहीं दे सकते। विची ने गर्व से शाम के लिए एक नाजुक फीतादार नाइट गाउन पेश किया। घबराई हुई फ्लोरा ने उसे घूरते हुए सवाल किया कि क्या इतनी खुली चीज को कपड़े भी कहा जा सकता है। विची ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यह सही है और उसे धीरे से धकेलते हुए कहा कि सम्राट किसी भी समय वहां आ सकता है। आश्चर्यजनक रूप से बोल्ड पोशाक पहनने के बाद फ्लोरा घबराहट में कपड़े को पकड़ लेती है। वो आशा और चिंता के मिश्रण के साथ अपने प्रतिबिंब को देखती है, ये सोचकर कि क्या ये केवल इशारा ही उसे रात के लिए उसके साथ रहने के लिए पर्याप्त होगा। आश्चर्यजनक रूप से नाजुक नाइट गाउन पहने हुए फ्लोरा ने उत्सुकता से पूछा कि क्या ये वास्तव में ठीक है। विची ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उसकी कल्पना से भी बेहतर लग रहा है। चतुर नौकरानी ने फिर एक मैचिंग के पेश किया जिसे फ्लोरा के कंधों पर एक रणनीतिक निर्देश के साथ लपेटा गया था। उसे इसे तभी उतारना था जब मूड सही हो। फ्लोरा ने उलझन में पड़कर पूछा कि उसका क्या मतलब है। विची ने गला साफ करते हुए बताया कि सबसे बढ़िया पल तब होता है जब वो और सम्राट सबसे करीब होते हैं। शर्माती हुई फ्लोरा को एहसास हुआ कि उसकी नौकरानी रोमांस में काफी माहिर है। जब फ्लोरा को लगा कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तभी विची ने अपना सीक्रेट हथियार दिखाया। नौकरानी ने उसे लव मैनुअल नाम की एक किताब दी और उसे ट्रेंडिंग गाइड बताया जिसे सम्राट बेहोश हो जाएगा। उसने कहा कि उसकी सलाह ने उसके जाने वालों को खुश कर दिया है। उत्सुकता से फ्लोरा ने किताब खोली, लेकिन किताब में लिखी बातों को देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। विची ने बस उसे नए ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। फ्लोरा घबराई हुई खड़ी थी, तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। ओटले आ गया था। ओटले कमरे में आया और फ्लोरा अपनी कुर्सी से उठकर उसका अभिवादन करने लगी। उसे नाजुक नाइट गाउन में देखकर ओटले चौंक गया और पूछा कि क्या उसने उसे इंतजार कराया है। शर्माती हुई फ्लोरा ने उसे बताया कि उसने ऐसा नहीं किया है। शर्माते हुए पूछा कि उसे उसके कमरे में आने की क्या जरूरत। ओटले ने बताया कि उसे कुछ देना चाहता है। उसके आदेश पर नौकरानियां कमरे में दाखिल हुई। हर नौकरानी के हाथ में केक और मिठाइयों से भरा एक ट्रे था। फ्लोरा को यह देखकर हैरानी हुई। ओटो ने अपना दूसरा तोहफा बताया। उसे याद आया कि एक दिन उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, इसलिए उसने महल के अधिकारियों से उसके लिए नए फैशन के जूते बनवाए। फ्लोरा ये जानकर दंग रह गई कि उसके लिए और भी तोहफे आने वाले हैं। वो हकलाते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा है। ओटो ने उसे बताया कि एक राजकुमारी को यही मिलना चाहिए। उसके विरोध को नजरअंदाज करते हुए वो उसे अपने पास बैठा लेता है। उसे हिलने से रोकने के लिए कहता है और फिर खुद उसके पैरों में जूते पहनाता है। वह शानदार जूते पहनने के बाद ओटले फ्लोरा को धीरे से खड़ा होने के लिए कहता है। जैसे ही वो उठती है, वो जूते के एकदम सही फिट और खूबसूरत डिजाइन को देखकर हैरान रह जाती है। जूते का कपड़ा अब तक के सबसे मुलायम कपड़े से बना है। वो सम्राट से पूछती है कि क्या वो इन जूतों को पसंद करता है। फ्लोरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो पुष्टि करता है कि वो उस पर पूरी तरह से जचते हैं। यह सरल दयालुता उसे अतीत दर्दनाक याद में ले जाती है, जहां एक क्रूर नौकरानी ने उसके पैरों में एक जोड़ी भद्दे जूते फेंके और उसे आभारी होने का आदेश दिया। फ्लोरा ओटल की अप्रत्याशित दयालुता से अभिभूत हो जाती है। आंसू बहने लगते हैं और सुंदर नए जूतों पर छलकते हैं। ओटल पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। ये जानने की मांग करता है कि वो क्यों रो रही है। कोई जवाब न मिलने पर वो घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसे जूते पसंद नहीं है या वे ठीक से फिट नहीं होते हैं। वो उसके कंधों को पकड़ लेता है। उसकी अचानक परेशानी के लिए स्पष्टीकरण की सख्त जरूरत है। फ्लोरा केवल माफी मांग सकती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ या ये समझ नहीं पा रही है कि वो क्यों रो रही है। उसकी उथल पुथल को देखकर ओटल नरम हो जाता है और धीरे से पूछता है कि वो इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। अपनी हिम्मत जुटाते हुए फ्लोरा एक झिझकती हुई विनती करती है। वो पूछती है कि क्या वो उसे पकड़ ले। ओटल स्तब्ध रह जाता है। उसका मन उस प्रेम पुस्तिका पर वापस चला जाता है जिसका वो अध्ययन कर रहा था। ये वही था जो किताब ने उसे करने के लिए कहा था। फ्लोरा को उसकी चुप्पी से चिंता होने लगी तो उसने कुछ किया। उसने उसे कसकर गले लगाया और उसे अपने पास खींच लिया। ऐसा करते हुए उसने देखा कि उसकी अनोखी खुशबू उसके इमोशन के साथ बदल गई है। जैसा कि उसके डॉक्टर ने अनुमान लगाया था, यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांत हो गई है। फिलिप फ्लोरा को पकड़कर ओटले ने खुद से कहा कि वो बस उसकी खुशबू का पता लगा रहा था, लेकिन वो इस प्यार को नकार नहीं सकता था जो मैनुअल कर रहा था। फ्लोरा ने ऊपर देखा और शर्माते हुए धन्यवाद दिया। महाराज। उसने धीरे से उसे रोका और कहा कि उसकी पत्नी के तौर पर उसे उसका नाम लेना चाहिए। फ्लोरा ने शर्माते हुए फुसफुसाया, बाहर। उसे पहली बार ये कहते हुए सुनकर उसे लगा कि उसे आखिरी धक्का चाहिए। तो वो झुका और उनके होंठ मिले, जिससे उनके जटिल रिश्ते में एक गहरा और अनकहा बदलाव आया। जैसे ही उनका पहला चुंबन खत्म हुआ, ओटले के दिमाग में मैनुअल की सलाह याद आने लगी। उसने पीछे हटते हुए धीमी आवाज में फ्लोरा से कहा कि अगर वो चाहती है कि वो रुक जाए तो उसे बस एक शब्द बोलना होगा। लेकिन फ्लोरा ने शर्माते हुए सिर हिलाया। वो नहीं चाहती थी कि ये पल खत्म हो। उसके मौन उत्तर को समझते हुए ओटो ने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उससे यह स्पष्ट था कि उनके रिश्ते ने एक महत्वपूर्ण रेखा पार कर ली थी, जो एक राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक अंतरंगता में बदल गई थी। जैसे उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदलने वाला था, दरवाजे के बाहर से एक आवाज ने माहौल को बिगाड़ दिया। लेडी एवलिन सम्राट से मिलने आई है, स्पष्ट रूप से नाराज है, सोचती है कि वो इतनी देर में क्या जा सकती है। वो वापस फ्लोरा की ओर मुड़ता है और उसे कांपते हुए देखता है। पूछता है कि क्या वो डर गई है। अचानक वो खुद से निराश होकर उसके द्वारा अभिभूत हो गया था कि वह उसके द्वारा अभिभूत हो। वो माफी मांगता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, जिससे फ्लोरा भ्रमित हो जाती है। वो पूछती है कि वो माफी क्यों मांग रहा है। इस दर्दनाक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वो जिसे सच्चा प्यार करता है वो एवलिन है। ओटो अपने देर रात के मेहमान लेडी एवलिन से मिलता है। स्पष्ट रूप से व्यवधान से नाराज होकर वो जानना चाहता है कि वो इस समय क्या चाहती है। एवलिन ने बस इतना कहा कि वो परेशान लग रहा है और मजाक में पूछा कि क्या वो चाय के लिए बहुत व्यस्त है या शायद महारानी से मिलने के लिए उत्सुक है।
ओटले का धैर्य जवाब दे जाता है और वो उसे मुद्दे पर आने को कहता है। मुखौटा उतार कर एवलिन का लहजा बदल जाता है। वो गंभीर हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे अगले महीने होने वाली महत्वपूर्ण घटना याद है। ओटो दांत पीसता है, ये पुष्टि करते हुए कि उसे घटना याद है। ये एलारिक की मृत्यु की वर्षगांठ है। एवलिन के चेहरे पर नरमी आती है क्योंकि उसे उसका और उसकी दयालुता का एक सपना याद आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी उसके साथ है। फिर वो सीधे ओटले से पूछती है कि क्या उसे एलारिक से किया गया अपना वादा याद है कि वो उसकी देखभाल करेगा। ओटले का गुस्सा भड़क जाता है। वो चिल्लाता है कि वो भूला नहीं और उसे इस बारे में बात करना बंद करने का आदेश देता है। उसके अचानक गुस्से से एवलिन पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह जाती है। एवलिन खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि उसने जानबूझकर अलारिक का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके अगले शब्दों से धोखा देते हैं जब वो ओटल से ठंडे शब्दों में पूछती है कि क्या वो 3 साल बाद भी अपने दोस्त की मौत के लिए दोषी महसूस करता है। आरोप उसके दिल को छू जाता है, जिससे सम्राट कांप उठता है। वो माफी मांगने का नाटक करती है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। ओटल उसे ठंडी रात कहकर चला जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एवलिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो जानती है कि ये नाम उसे पीड़ा देने का सबसे अच्छा हथियार है। एवलिन के क्रूर शब्द ओटल को परेशान कर देते हैं। उसका सिर बुरी तरह से धड़कने लगता है और उसकी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती हैं जो उस पर आरोप लगाती हैं कि उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने भाई एलारिक की जान ली। वो अपने अतीत के भूतों से तर्क करने की कोशिश करता है, इस बात पर जोर देता है कि सत्ता के लिए उचित संघर्ष था। अभिभूत होकर वो पीड़ा को रोकने के लिए चिल्लाता है। तभी एक परिचित शांत करने वाली खुशबू, फ्लोरा की खुशबू, उसकी पीड़ा को काट देती है। एक हताश जरूरत उसे घेर लेती है और वो तुरंत उसे खोजने के लिए मुड़ता है। खुशबू को जीवन दान की तरह खोजते हुए वो फ्लोरा के कमरे में पहुंचता है। उसे वो मिल जाता। अंदर फ्लोरा गहरी नींद में सो रही होती है। उसे अपने अंदर की उथल पुथल का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। दर्दनाक यादों से उबरकर ओटो उसके बिस्तर के पास जाता है। वो धीरे से उसके साथ बिस्तर पर जाता है, अपने दिमाग में आने वाली आवाजों को शांत करने के लिए एकमात्र आराम की तलाश में। वो उसे अपने करीब खींचता है, अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास ले जाता है और उसकी सुकून भरी खुशबू को महसूस करता है। उसके अतीत की घुटन भरी जकड़ ढीली हो जाती है और पूरी रात में पहली बार उस पर शांति की लहर छा जाती है। अगली सुबह फ्लोरा एक अनजानी सी बोझलता महसूस करती है। वो अपनी आंखें खुलती है और उसकी तुरंत गायब हो जाती है जब वो देखती है कि ओटले उसके ठीक बगल में सो रहा है। स्तब्ध होकर वो उस असंभव स्थिति को समझने की कोशिश करती है। वो कल रात एवलिन के साथ था, इसलिए वो निष्कर्ष निकालती है कि एक सपना होना चाहिए। इस विचार से आश्वस्त होकर वो उसे देखती है, ये सोचकर कि वो पास से इतना डरावना नहीं लगता। जैसे ही उसे उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो इस अप्रत्याशित नजदीकी से पूरी तरह घबरा जाती है। फ्लोरा को यकीन हो जाता है कि वो भी सपना देख। फ्लोरा का सदमा गुस्से में बदल जाता है। वो ओटले को जोर से धक्का देती है और कहती है कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। अचानक हुई इस हरकत से सम्राट जाग जाता है और पूरी तरह से भ्रमित होकर बैठ जाता है। वो हैरान होकर कहता है कि वो वहां कैसे पहुंच गया, लेकिन उसकी उलझन जल्दी किसी और चीज में बदल जाती है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। वो फ्लोरा को घूरता है और उसे उसके सामने आने के लिए एक भयानक इंसान कहता है। वो उसके चेहरे को जोर से पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो फिर से कहीं जाने की योजना बना रही है, उसे पूरी तरह से कोई और समझकर। अब भी ये मानते हुए कि वो सपना देख रहा है, ओटो फ्लोरा से पूछता है कि क्या वो वाकई उसके साथ नहीं रहना चाहती। फ्लोरा को यकीन हो जाता है कि ये सब एक सपना है और उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है। वो जानती है कि उसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है जैसे कि वो किसी जादू थी। वो अचानक झुकती है और उसे चूमने लगती है। ये देखकर ओटले चौंक जाता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। वो उसके व्यवहार से हैरान हो जाता है। कल रात तो वो उससे डरी हुई थी, तो फिर वो अब ऐसा क्यों कर रही है। ओटले इस घटना से स्तब्ध रह जाता है। जब वो उसके ऊपर झुकती है तो उसकी तेज फूलों की खुशबू हवा में घुल जाती है। फ्लोरा को लगता है कि ये सब एक सपना है, लेकिन उसे अचानक हिम्मत आ जाती है। उससे पूछती है कि वो दूर क्यों देख रहा है, क्या उसे नापसंद करता है। इससे पहले कि वो जवाब दे, उसे चुप करा देती है और कहती है कि इस समय वो उसके ऊपर हावी नहीं है। शर्ट पहनकर वो उसके करीब आती है और कहती है कि वो उसे मना करने का मौका नहीं देगी। उसकी इस हरकत से एडल हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो क्या खेल खेल रही है। फ्लोरा की पहली कोशिश अनाड़ी होती है। उसे इतनी अनुभवहीनता होती है कि वो सांस लेना भूल जाती है। ओट हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या वो वास्तव में उसका दम घोड़ने की कोशिश कर रही है। वो उसे धीरे से खींचता है, शांति से उसे सांस लेने की सलाह देता है। फिर वो कहता है कि अगली बार उसे ऐसा करना याद रखना चाहिए। उसकी सलाह फ्लोरा के दिमाग में गूंजती है और उसके ऊपर साहस की लहर दौड़ जाती है। नए आत्मविश्वास के साथ वो एक और चुंबन के लिए झुकती है, चुपचाप, यह कामना करते हुए कि यह सपना कभी न टूटे। इस बार वो दूर नहीं हटता। जैसे ही ओटले फ्लोरा को पकड़ता है, वो उसकी तेज फूलों की खुशबू में पूरी तरह से खो जाता है। इनके अंतरंग पल तब बिखर जाते हैं जब बेडरूम का दरवाजा खुलता है। एक नौकरानी खुशी खुशी सुबह की तैयारी शुरू करने के लिए अंदर आती है, लेकिन जब वो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। शर्मिंदा होकर फ्लोरा मुड़ जाती है। अपनी बड़ी गलती का एहसास होने पर नौकरानी हकलाते हुए माफी मांगती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। फिर से अकेली फ्लोरा ठिठक जाती है। उसके मन में एक भयावह विचार आता है। ये बिल्कुल भी सपना नहीं था। उसकी साहसिक हरकतें बहुत सच्ची थीं। सुबह की रोशनी फ्लोरा के लिए एक भयावह स्पष्ट लाती है। ये एक सपना नहीं था। वो घबरा जाती है और ओटले से अपने साहसिक कदम के लिए माफी मांगती है। वो थोड़ा घबराता है और उसे आश्वस्त करता है शादीशुदा जोड़े के तौर पर जो हुआ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि फ्लोरा को अपराध बोध सताता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने एक ऐसे आदमी के साथ जबरदस्ती की है जो उसे पसंद नहीं करता। एडेला उसके अनुमान से हैरान रह जाती है। वो अपने बालों में हाथ फेरता है और सोचता है कि उसकी नींद में छिपा आत्मविश्वास वाकई बहुत प्यारा है। महल के बगीचे में नोबल वीमेन आयोवा और लूनिस महारानी के बारे में गपशप करते हैं। उन्हें अफवाहें सुनने को मिली है कि फ्लोरा अपनी शादी में बहुत साहसी है, जिसका श्रेय वे उसके विदेश में रहने के लचीलेपन को देते। सम्राट के सहायक सेसर को देखकर वे तुरंत उसे घेर लेते हैं और शाही जोड़े के बारे में सवालों की बौछार कर देते हैं। वो ये कहकर इनकार करने की कोशिश करता है कि महामहिम की जिंदगी निजी होती है। हालांकि पास में खड़ा कोचवान महिलाओं को शांत करता है और फिर झुककर सभी रोमांटिक अफवाहों की पुष्टि करता है। अच्छा बुद्विक ब्रिटानिया रॉयल पैलेस में रानी मिला को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद फ्लोरा बच गई है और सम्राट ओटल को जीत लिया है और जा है। एक रईस बताता है कि फ्लोरा से बदला लेने का ये सही मौका है।
रानी मुस्कुराती है और सोचती है कि लड़की का कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस बीच फ्लोरा को कुछ समझ नहीं आता। उसे भूख नहीं लगती। उसकी नौकरानी विची उसकी हालत का गलत मतलब निकालती है। वो उत्साह में आकर शाही डॉक्टर के पास चली जाती है और फ्लोरा को बहुत उलझन में छोड़ जाती है। फ्लोरा नौकरानी के साथ गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि सम्राट के साथ कुछ नहीं हुआ। विची को शक होता है और वो मदद करने के लिए एक रोमांस मैनुअल ढूंढती है। किताब के मुताबिक उन्हें सिर्फ नजदीकियों की नहीं बल्कि आत्माओं के मेल की जरूरत है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है रोमांटिक यादें बनाना। उसकी नई योजना है कि फ्लोरा सम्राट को कुछ ऐसा करने के लिए बुलाएगी जिसमें वो माहिर है। अगले दिन विची फ्लोरा को लिखने की आदत डाल देती है और अपने मास्टर प्लान को अमल में लाने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी नौकरानी की सलाह के अनुसार फ्लोरा अस्तबल में सम्राट होटल के पास जाती है। वो पहली बार लिखने की पोशाक में थी। अपनी देरी के लिए घबराई हुई माफी के बाद वो अपनी पूर्व तैयार प्रशंसा सुनाती है। उसकी प्रसिद्ध घुड़सवारी को देखना एक सम्मान की बात है। होटल झुकता है और कहता है कि एक राजकुमारी के रूप में उसने घुड़सवारी के अनगिनत प्रदर्शन देखे होंगे। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो ये कहकर इस विचार को खारिज कर देता है कि केवल देखना उबाऊ है। वो एक सफेद घोड़े की लगाम पकड़ता है और जोर देकर कहता है कि उसे खुद घुड़सवारी का रोमांच अनुभव करना चाहिए। होटल जोर देकर कहता है कि उसका समर्थन करेगा और उसे घुड़सवारी करने का आग्रह करेगा। फ्लोरा को एक चौंकाने वाला रहस्य कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो नहीं जानती कि कैसे। सम्राट ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक राजकुमारी घोड़े की सवारी नहीं कर सकती। फ्लोरा हिम्मत जुटाकर स्पष्ट करती है कि वो उसके साथ सवारी करना चाहती थी। ओटो इस रोमांटिक इशारे को सबक सीखने के लिए कहता है। फ्लोरा को डराते हुए वो घोषणा करता है कि वो उसे सिखाएगा। उसकी घबराहट देखकर वो पूछता है कि क्या उसे ये विचार पसंद नहीं है। वो तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन पाठ शुरू होने वाला है। सम्राट होटल ने घोषणा की कि उसका पहला पाठ शुरू हो गया है। वो फ्लोरा को ध्यान से देखने का निर्देश देता है, फिर घोड़े पर सही तरीके से चढ़ने का तरीका दिखाता है। वो बड़ी ही कुशलता से खुद को काठी पर चलाता है। फ्लोरा हैरान रह जाती है। उसने उससे इतने धैर्यवान और संपूर्ण शिक्षक होने की उम्मीद नहीं की थी। तेज धूप में भी उसकी हरकतें सहज और आत्मविश्वास से भरी थीं। वह घोड़े को उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर घुमाता है और घोड़े को एकदम सही जगह पर रोक देता है। फ्लोरा उसे कोमल प्रशंसात्मक मुस्कान के साथ देखती है। उसे उस डरावनी शासक का एक नया रूप दिखाई देता है। ओटो अपने घोड़े से नीचे झुकता है और दस्ताने पहने फ्लोरा की ओर हाथ बढ़ाता है। वो उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है, वो उसके साथ है। उसने झिझकते उसका हाथ पकड़ लिया। एक ही झटके में उसने उसे काठी पर खींच लिया और उसे अपने सामने सुरक्षित रूप से बैठा लिया। वे खुले मैदान में घोड़े पर सवार हुए और फ्लोरा ने उस पर पूरा भरोसा करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। घोड़ा रुकने पर ओटले की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला। उसने ऊपर देखा तो सुनहरे फूलों से भरा एक खूबसूरत सूर्यास्त दिखाई दे रहा था। फ्लोरा को सूर्यास्त बहुत खूबसूरत लगा। उसने सम्राट की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे भी ऐसा ही लगता है। ओटले ने माना कि ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके दिमाग में एक लाल बालों वाली महिला की याद आ गई। उसने अचानक फ्लोरा को अपने करीब खींच लिया और कहा कि उसकी खूबसूरती ने उसे मोहित कर लिया है। फ्लोरा ने घबराकर उसकी माफी को नजरअंदाज कर दिया। ओटो ने बिना किसी परेशानी के फ्लोरा की गर्दन के पास अपना चेहरा झुका लिया। फ्लोरा स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग उसकी इतनी करीब होने के कारण चकरा गया। घोड़े पर उसे अपने पास रखते हुए वो उसका नाम भी नहीं ले पा रही। जब उसकी नौकरानी उसके बालों को संवार रही थी तो फ्लोरा अभी भी दिन की घटनाओं को याद करके शर्मा रही थी। नौकरानी विची ने उत्साहित होकर घुड़सवारी के बारे में पूछा। फ्लोरा ने बताया कि ओटले उसे खूबसूरत फूलों के खेत में ले गया था। विची ने विस्तार से जानने की कोशिश की और ओटले के इतना करीब झुकने के बाद क्या हुआ ये पता चला। ओटो ने डर के मारे उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन किया। उसने कहा कि उसके साहस का इनाम है। फ्लोरा उसके कोमल हावभाव से दंग रह जाती है, जबकि विची खुशी से झूम उठती है। उसे एहसास होता है कि सम्राट उससे कहीं ज्यादा रोमांटिक है। विची ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और एक राज का खुलासा कर दिया। ओटो ने वो फूलों का खेत खुद लगाया था और पहले कभी किसी को नहीं दिखाया था। फ्लोरा हैरान रह गई और उसने पूछा कि क्या इसमें लेडी एवलिन भी शामिल है। नौकरानी ने पुष्टि की कि एवलिन ने खेत देखने के लिए विनती की थी, लेकिन सम्राट ने हमेशा मना कर दिया। विची ने जोर देकर कहा कि जब से उसने फ्लोरा को अपने साथ लिया है इसका मतलब है कि वो उसके लिए खास हो गई है। यह बात फ्लोरा को अचंभित कर देती है, लेकिन उसकी उम्मीदों का भाव फीकी पड़ जाता है क्योंकि उसे कुछ याद आता है। उस खेत में एक पल के लिए उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रोमांटिक प्रगति के बावजूद फ्लोरा को ओटले की आंखों में गहरी उदासी याद आती है। वो सोचती है कि उसे इतना दुख क्यों है। उसकी दासी विची फ्लोरा की चिंता को समझ नहीं पाई और कहने लगी कि सम्राट का व्यवहार बहुत अच्छा है और फ्लोरा उसका दिल जीत लेगी। फ्लोरा ने उम्मीद के साथ बताया कि ओटले ने उसे तलवारबाजी सिखाने का वादा किया है। वो उसके साथ और समय बिताने के विचार से बहुत खुश थी, लेकिन विची का उत्साह तुरंत गायब हो गया और उसकी घबराहट दूर हो गई। उसे ओटले की ट्रेनिंग के बारे में एक कड़वी सच्चाई पता चली और फ्लोरा को ये नहीं बताना चाहती थी। विची की चेतावनी ने फ्लोरा को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। टैक्सी ने उससे कहा कि अगर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो रोना ठीक है, लेकिन उसने उससे विनती की कि वो इसे ज्यादा न करे। इसके बाद सीन ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल जाता है। वो लकड़ी की तलवार के साथ तैयार खड़ी है, लेकिन ओटो का तरीका बहुत क्रूर है। वो सटीक वार करता है और आसानी से उसे हरा देता है। हार चुकी फ्लोरा को देखते हुए वो ठंडे स्वर में कहता है कि वो फिर से मर गई है। थकान और सदमे के उस पल में फ्लोरा आखिरकार अपनी दासी के डर को समझ गई। ये कोई आसान सबक नहीं था। फ्लोरा हार चुकी थी। ओटो ने उसे बधाई दी और कहा कि वो पास हो गई है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बताया कि तलवार सीखने का पहला कदम है तलवार पर वार होने के डर का सामना करना, जिसे उसने अभी हासिल किया था। हालांकि फ्लोरा को सच्चाई पता थी। वो बहादुर नहीं थी, बस डर से जम गई थी। उसकी निराशा के डर ने उसे उसके अतीत की एक काली याद में डुबो दिया। एक क्रूर आवाज ने उसे बेकार लड़की कहा, उसे एक टूटी हुई चीज कहा, उसे उस समय की याद दिलाई जब असफलता का सामना कठोर दंड से होता था। निराश होने का डर फ्लोरा को एक काली याद में डुबो देता है। वो फिर से एक जवान लड़की है, टूटे हुए कांच के बीच घुटनों के बल बैठी है और उसका क्रूर शिक्षक उसके ऊपर मंडरा रहा है। महिला उसे बेवकूफ कहती है और चेतावनी देती है कि उसकी अयोग्यता उसे एक स्थानापन्न राजकुमारी के रूप में उजागर करे। वो फ्लोरा को पकड़ती है और उस पर रानी के सामने शर्मिंदा होने के लिए असफल होने का नाटक करने का आरोप लगाती है। जब फ्लोरा डरकर एक और प्रदर्शन करने के लिए कहती है तो उसका शिक्षक भड़क जाता है। वो फ्लोरा को बिना आराम के अभ्यास करने का आदेश देता है, एक कठोर सजा जिससे उसे एहसास होता है कि उसे कभी सफल नहीं होना था।
उसके शिक्षक ने पहले ही तय कर लिया था कि वो एक निराशाजनक व्यक्ति है। वो हमेशा कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए ढूंढी लेती थी। लेकिन ओटली अलग था, वो सख्त था, लेकिन उसने उसे जिम्मेदारी और सावधानी से सिखाया और उसे लगातार प्रयास करने के लिए कहा। अपने शिक्षक के विपरीत ओटले ने कभी भी उसके चरित्र पर हमला करने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं। इस एहसास ने फ्लोरा को नए संकल्प से भर दिया। वो उसे निराश नहीं कर सकती थी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ उसे देखते हुए और अधिक प्रशिक्षण के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो उसकी तलवार को चकमा देना सीखना चाहती है। मोला के दृढ़ निश्चय से ओटो हैरान रह गया। उसने स्वीकार किया कि उसे उम्मीद थी कि वो हार मान ली। उसके जोश से प्रभावित होकर उसने उसकी हिम्मत की तारीफ की और प्रशिक्षण जारी रखने का वादा किया। बाद में जब उसकी नौकरानी विची ने उसके घायल हाथों का इलाज किया तो उसे आश्चर्य हुआ कि फ्लोरा खुद को इतना कठिन क्यों बना रही है। विची ने सुना था कि ओटले ने अपने सत्र के दौरान फ्लोरा को 26 बार मृत घोषित किया था। फ्लोरा ने स्वीकार किया कि सच था, लेकिन वो खुशी से झूम उठी। सम्राट ने भी उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की थी और उसके द्वारा उसकी पहचान का एक पल फ्लोरा के लिए बहुत मायने रखता था। बाद में जब ओटेल ग्रैंड बाथ हाउस में आराम कर रहा था तब उसका सहायक सेसिल उसके पास आया। तक ने चिंता जताई कि फ्लोरा की नौकरानी घाव की दवा ले आ चुकी है और धीरे से कहा कि सम्राट नाजुक महारानी के साथ बहुत सख्त हो रहा है, बहुत सख्त हो रहा है। ओटो ने शांति से सेसिल की चिंताओं को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सहायक ने फ्लोरा को कम करके आंका। उसे एहसास हुआ कि उसके पास असली हिम्मत, मजबूत दिल और हार से गहरी नफरत है। फिर उसने सहायक की तुलना सेसिलिया के घर की किसी से की, जिससे उसके मन में एक नया संकल्प जागा। अपने कठिन प्रशिक्षण से उबरने की उम्मीद में फ्लोरा ग्रैंड बाथ हाउस पहुंचती है। उसे कल ओटेल के साथ एक और सत्र करना है और वो तैयार है। जैसे ही वो गर्म भाप से भरे पानी में उतरती है उसकी शांति टूट जाती है। अचानक एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। एक पल में वो खुद को ओटल के सीने से मजबूती से जकड़ा हुआ पाती है। अब फ्लोरा सम्राट की गहरी अपठनीय आंखों में देखती है जब वो स्नान गृह की खामोशी को तोड़ता है। ओटल के पास बैठी फ्लोरा उसके नहाने के दौरान दखल देने के लिए माफी मांगती है। वो दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट उसे रोकता है और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। सम्राट उसे हंसाता है और कहता है कि जब वो यहाँ है तो उसे भी साथ देना चाहिए। फ्लोरा को एहसास होता है कि वो पहली बार उसके इतने करीब है। उसकी नजरें ओटेल के सीने पर पड़े हल्के से निशानों पर पड़ती हैं। ओटेल के शरीर पर फ्लोरा का पूरा ध्यान जाता है और वो उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। सम्राट उसकी घूरती हुई नजरों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसके शरीर में दिलचस्पी ले रही है। सम्राट फ्लोरा को देखकर हैरान हो जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि उसका इरादा घूरने का नहीं था, लेकिन ओटल नाराज नहीं होता। वो उसे रोकने के लिए कहता है और उसे ये इनाम देता है कि उसने ऐसा किया। फिर वह धीरे से उसका हाथ अपने सीने पर रखता है, जिससे फ्लोरा स्तब्ध रह जाती है और सोचती है कि क्या यह वास्तविक क्षण वास्तव में घटित हो रहा है। उसका हाथ अभी भी उसके सीने पर था। तभी फ्लोरा के मन में एक विचार आता है, शायद वो उसे स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन तभी ओटल का ध्यान उसके कंधे पर एक छोटे से खरोंच पर जाता है और पूछता है कि क्या ये उसकी पिछली ट्रेनिंग का परिणाम। फ्लोरा तुरंत उसकी चिंता को खारिज कर देती है, उसे आश्वस्त करती है कि ये कोई गंभीर बात नहीं है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ओटो धीरे से उस दर्द वाली जगह को छूता है और झुक जाता है। वो धीरे से अपने होंठ उसकी त्वचा पर रखता है, जिससे फ्लोरा पूरी तरह से बेदम हो जाती है। वो स्तब्ध होकर चुपचाप उसका नाम फुसफुसाती है, क्योंकि अंतरंग भाव उसे अभिभूत कर देता है। फ्लोरा पूरी तरह से अभिभूत महसूस करती है। ओटल के कोमल स्पर्श के बावजूद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो उसकी गहरी निकटता से घबरा गई। उसे लगा कि वो उसे और नहीं सह सकती। उसने कमजोर स्वर में उसका नाम पुकारा और उसे रुकने के लिए कहा। ओटल पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी और उसने पूछा कि क्या हुआ है। फ्लोरा ने माना कि उसके शरीर में अजीब सा एहसास हो रहा था और उसका सिर घूम रहा था। उसे पूरी तरह से अचंभित और अस्थिर देखकर अचानक हंसी आ गई। भ्रमित फ्लोरा उससे केवल यही पूछ पाई कि उसे ये स्थिति इतनी अजीब क्यों लग रही है। ओटल ने फ्लोरा से कहा कि वह केवल उसकी कड़ी मेहनत की सराहना करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आवाज बदल गई और उसने घोषणा की कि उसने अपना मन बदल लिया है। इससे पहले कि फ्लोरा उससे कुछ पूछ पाती, उसने तेजी से उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो गई। उनके होंठ अचानक एक ऐसे चुंबन में मिलते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिससे वो बेदम हो जाती है। जैसे जैसे आश्चर्य कम होता है, फ्लोरा पर एक शक्तिशाली एहसास छा जाता है। इस अंतरंग क्षण में वह आखिरकार उस भारी भावना की असली प्रकृति को समझती है जो उसे तब महसूस होती है जब वह उसके करीब होती है। अचानक हुए चुंबन ने फ्लोरा को बेदम कर दिया। हालांकि उसका शरीर अभिभूत था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो आखिरकार अपनी सच्ची भावनाओं को समझ गई और ओटल के और भी करीब जाना चाहती थी। उसके स्पर्श को तरस रही थी। जैसे जैसे आलिंगन गहरा होता गया उसकी इच्छा और भी मजबूत होती गई। लेकिन जब ओटल ने उसकी पूरी तरह से चकित अभिव्यक्ति देखी तो वो थोड़ा पीछे हट गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और उसे लगा कि कहीं वो बहुत तेजी से आगे तो नहीं बढ़ गया, जिससे वे दोनों पानी में चुपचाप पड़े रह गए। बाद में उस रात फ्लोरा गहरी नींद में सो रही थी। दिन भर की थकान से वो बहुत परेशान थी। ओटले अभी भी जाग रहा था। उसने देखा कि फ्लोरा के ऊपर एक किताब रखी हुई है। वो उसे उठाता है और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है कि उसे एहसास होता है कि वो उसकी बीमारी से निपटने के लिए तरीके खोज रही है। उसकी मेहनत से प्रभावित होकर वो उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरता है और उसे प्यारी कहता है। वो झुकता है और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन देता है और उसे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देता है। ओला को देखते ही उसकी आंखों में एक नई कोमलता भर जाती है और उनकी घटनापूर्ण शाम का शांतिपूर्ण अंत होता है। एक हफ्ते बाद फ्लोरा शाही चिकित्सक सेसिल के साथ बैठती है। वो उसे एक नया महत्वपूर्ण काम सौंपता है, स्थापना वर्षगांठ पार्टी की तैयारी करना। फ्लोरा हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या वो वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उपयुक्त है। सेसिल उसे आश्वस्त करता है, ये कहते हुए कि इस काम के लिए नॉर्डविन की महारानी से बेहतर कोई नहीं है, और अपने पूरे समर्थन का वादा करता है। फ्लोरा के आत्मविश्वास को देखकर उसका आत्मविश्वास गायब हो जाता है। वो ओटल की पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य को समझती है और अपना सर्वश्रेष्ठ करने का संकल्प लेती है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आ जाती है। सेसिल फ्लोरा को चिढ़ाते हुए उसे बुरी तरह से हार मानने वाली कहता है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है। फिर वो सीधे काम पर लग जाता है और उसे बताता है कि सालगिरह पर एक भव्य पार्टी रखी गई है। वो ये भी कहता है कि सम्राट और महारानी को नाचते हुए देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। जाते समय उसे आश्चर्य होता है कि क्या वो फ्लोरा पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा है। हालांकि वो तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है और याद करता है कि ओडेल की हालत में उसके आने के बाद से कितना सुधार हुआ है, जिससे उसका भरोसा और भी मजबूत हो गया है।
जैसे ही सेसिल जाता है उसका आत्मविश्वास संदेह में बदल जाता है। वो सोचता है कि क्या फ्लोरा वास्तव में उनके भरोसे के लायक है। आखिरकार अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो उसकी माँ पेडानिया की रानी सिर्फ एक पत्र देने के लिए इतनी गुप्त क्यों थी। उसे संदेह होता है, ये अनुमान लगाते हुए कि शायद फ्लोरा आने वाली सालगिरह पार्टी में अपना असली रंग दिखाएगी। सेसिल ने दृढ़ निश्चय के साथ सम्राट से उस बारे में सलाह लेने का निश्चय किया जिसे वो गुप्त रूप से प्राप्त करने में सफल रहा था। उसे इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। अपने अध्ययन में ओटो अपने काम से ऊपर देखता है। फ्लोरा के अनुरोध से चकित होकर वो घबराकर पूछती है कि क्या वो आगामी बॉल के लिए उसके साथ नृत्य का अभ्यास करेगा, ये स्वीकार करते हुए कि वो एक भयानक नृत्यांगना है। ओटले को ये विश्वास करना मुश्किल लगता है। तुरंत संदेह होता है कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी एक और अजीब चाल है। वो उसके अजीब प्रस्ताव पर विचार करते हुए अपनी बाहें पार करता है। अपने संदेह के बावजूद वो मान जाता है। वो उसके साथ उसके बगीचे में हर दिन शाम 4 बजे अभ्यास करने के लिए सहमत हो जाता है। फ्लोरा के चेहरे पर खुशी छा जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने वास्तव में हाँ कहा। सनलिट पैलेस गार्डन में उनका पहला नृत्य पाठ शुरू होता है। जैसे ही ओटले उसे अपनी बाहों में लेता है वो शांति से उसे घबराने और उसके कदमों का पालन करने का निर्देश देता है। उसके मार्गदर्शन के बावजूद फ्लोरा घबराई हुई है। एक पल बाद वो अनाड़ीपन से उसके पैर पर कदम रखती है। शर्मिंदा होकर वो माफी मांगती है और जोर देकर कहती है कि ये एक दुर्घटना थी। गुस्सा होने की बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से धैर्य रखता है। वो उसे बस इतना कहता है कि इस पर ध्यान न दे और वे फिर से कोशिश करेंगे। हालांकि फ्लोरा के दोनों बाएं पैर अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं। लेकिन कुछ और अनाड़ी गलतियों के बाद फ्लोरा पूरी तरह से हार मान लेती है। उसकी हताशा देखकर ओटो को एहसास होता है कि वो वास्तव में नृत्य नहीं कर सकती है। हार मानकर फ्लोरा उसे बताती है कि उसे लेडी एवलिन को बॉल में नृत्य करने के लिए कहना चाहिए। इस पर अंततः प्रतिक्रिया होती है। ओटो सवाल करता है कि वो बार बार एवलिन का नाम क्यों ले रही है। उसका धैर्य जवाब दे रहा है। फिर वो नरम हो जाता है। फ्लोरा को खुद को नीचा न दिखाने के लिए कहता है। वो स्वीकार करता है कि जब उसने पहली बार शुरुआत की थी तो उसे भी संघर्ष करना पड़ा था। ओटो ने अपने अतीत को याद किया, अपने दयालु बड़े भाई को याद किया जिसने धैर्यपूर्वक उसे नृत्य सीखने में मदद करने का वादा किया था। इस याद से प्रेरित होकर ओटल का स्वर नरम हो गया। उसने फ्लोरा से कहा कि इतनी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसे सिखाने का वादा किया था कि वो हार नहीं मानेगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसका डर ही असली समस्या थी। उसे अंदर खींच कर ले गया। उसने बताया कि उसका अपराध बोध उसे रोक रहा था। इसे ठीक करने के लिए उसने उसे शुरू से ही उसके पैरों पर कदम रखने की कोशिश करने को कहा। फ्लोरा उसके अनोखे सुझाव से हैरान रह गई। ओटले की अजीब सलाह के बाद फ्लोरा ने अपने पैर सीधे उसके ऊपर रख दिए। उसने उससे कहा कि वो इस पर ज्यादा न सोचे बल्कि उसकी हरकतों को महसूस करके सीखे। जैसे जैसे वो उसे आगे बढ़ाता गया आखिरकार कुछ समझ में आया। वे एक साथ इस तरह से आगे बढ़ने लगे जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। छत पर फिसलते हुए 2 घंटे बाद उन्होंने एक भी गलती किए बिना एक साधारण गाना पूरा कर लिया। फ्लोरा ने अपनी छोटी सी जीत का जश्न मनाया। ओटले ने उसे देखा। उसकी सच्ची खुशी देखकर उसके चेहरे पर एक गर्म संतुष्ट मुस्कान फैल गई। खुशी से अभिभूत होकर फ्लोरा ने ओट को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे बहुत बहुत पूरी तरह से चौंका हुआ। वो अजीब तरह से शेखी बघाड़ता है कि उसकी शिक्षा बस श्रेष्ठ है। हालांकि वो तुरंत नरम हो जाता है और उसे बताता है कि सफलता उसकी अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम है। अभी भी पास में फ्लोरा झिझकते हुए पूछती है कि क्या इस बार कोई इनाम होगा। ओटो के हाव भाव बदल जाते हैं। उसका हाथ पकड़कर वो कहता है कि इनाम का फैसला वो खुद कर सकती है। जब वो पूछती है कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है तो वो कहता है कि वो उससे कुछ करवाना चाहता है। फ्लोरा के चेहरे पर लाली आ जाती है जब वो उसके अजीब प्रस्ताव पर विचार करती है। उसने फैसला करते हुए कहा कि वो चाहे कुछ भी करे वो गुस्सा नहीं होगा। ओटले ने उपहास करते हुए पूछा कि क्या वो इतना चिड़चिड़ा लग रहा है। इसके साथ ही फ्लोरा ने आत्मविश्वास से काम लिया और सम्राट को चौंकाते हुए उसे बैठने का आदेश दिया। ओटले पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध खड़ा था। फ्लोरा ने उसे उसके वादे की याद दिलाते हुए जिद की। उसने समझाया कि उसकी लंबाई उसकी योजना के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इससे पहले कि वो उसकी बात समझ पाता उसने उसे चेताया कि इससे उसे थोड़ी चोट लग सकती है। ओटो अनिच्छा से बैठ जाता है और खुद को संभालता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्लोरा उस पर वार करने वाली है। इसके बजाय उसके कंधे की मालिश करके उसे चौंका देती है। उसके करीब झुककर उसे उसके धैर्य के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि काश उसे बेहतर इनाम दे पाती। इस सुखद व्यवहार से चकित होकर ओटले चुपचाप उससे कहता है कि अगर कुछ भी है तो उसे ही धन्यवाद देना चाहिए। भ्रमित फ्लोरा रुक जाती है और वो उसकी ओर देखता है। उसकी आस्तीन पकड़ते ही उसके हाव भाव गंभीर हो जाते हैं और उसकी गंध की शक्ति के बारे में बड़बड़ाते हैं। सम्राट के अध्ययन कक्ष में कहीं और उनके चिकित्सक सेसिल एक सीलबंद पत्र देते हैं। वो बताते हैं कि इसमें फ्लोरा के लिए उसके गृह राज्य पेडानिया के निर्देश हो सकते हैं। ओटले के हाव भाव गंभीर हो जाते हैं और वो पत्र उठाते हैं और सेसिल से रहस्यमय ढंग से पूछते हैं कि क्या वो पेंडोरा के बक्से की कहानी जानते हैं और बताते हैं कि ये पत्र वही है। उसे चिंता है कि अगर उसने इसे खोल दिया तो उसकी और महारानी के बीच हुई हर बात निरर्थक हो जाएगी। लेकिन सेसिल उसे याद दिलाता है कि शादी हमेशा अपने देश को नियंत्रित करने की एक राजनीतिक चाल थी। ओट मुस्कुराता है और एक ऐसी महिला के बारे में जानने से बचता है जो कुछ भी नहीं जानती। वो सेसिल से कहता है कि फ्लोरा को खुद के फैसले लेते देखना और उसकी सच्ची प्रतिक्रियाएं देखना कहीं ज्यादा मनोरंजक है। इसके अलावा वो ठंडे स्वर में कहता है उसे अब भी उसकी अनोखी खुशबू की जरूरत है। ये खुलासा सेसिल को हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। वो अब सोचता है कि क्या सम्राट की दयालुता कभी प्यार के कारण नहीं थी बल्कि खंडी हिसाब किताब के कारण थी, क्योंकि वो फ्लोरा को सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी के रूप में देखता है। आदेश को समझते हुए सेसिल झुक जाता है और सीलबंद पत्र सीधे महारानी को देने के लिए तैयार हो जाता है। एक अंधेरी कालकोठरी में एक बंदी दासी सेसिल से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे महारानी को एक पत्र देने के लिए पैसे दिए गए थे जिसमें उसने कसम खाई थी कि उसने कोई देशद्रोह नहीं किया, लेकिन सेसिल उसे सजा देने के लिए वहां नहीं है। वो पत्र पकड़ता है और एक अप्रत्याशित आदेश देता है उसे इसे ठीक उसी तरह फ्लोरा तक पहुंचाना है जैसा कि योजना बनाई गई। वो उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि किसी को शक न हो। स्तब्ध दासी लिफाफा ले लेती है। अब वो सम्राट के ठंडे और गणनात्मक खेल में एक मोहरा है जो सोच रही है कि अभी क्या हुआ। फ्लोरा जब डांस का अभ्यास कर रही होती है तभी उसकी नौकरानी विची उसे आराम करने का सुझाव देती है। फ्लोरा खुश होकर मिठाई मांगती है। विची के जाने के बाद फ्लोरा को याद आता है कि ओटल कितना व्यस्त था और वो उसे अपने नए हुनर से हैरान कर देती है। उसकी शांति भंग हो जाती है जब एक अनजान नौकरानी आती है और घबराकर झुक जाती है। नौकरानी उसे एक अजीब सी मुहर लगी चिट्ठी देती है। फ्लोरा तुरंत सतर्क हो जाती है और अजनबी की मौजूदगी और समय पर सवाल उठाती है। जैसे ही वो उस अशुभ लिफाफे को देखती है तो मासूम माहौल गायब हो जाता है।
चिट्ठी पढ़ते ही फ्लोरा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये रानी माँ की तरफ से था। संदेश में झूठी मिठास के साथ है फ्लोरा की उम्मीदों पर खरा उतरने की तारीफ की गई थी और फिर रानी की खातिर उसे थोड़ी देर और मुश्किलें झेलने को कहा गया था। फिर असली आदेश आया। मीना ने दावा किया कि ओटल पड़ानिया किला के विलपेन को चुराने की कोशिश कर रहा था और फ्लोरा को उसे रोकने का आदेश दिया। फ्लोरा को एक ठंडा एहसास हुआ। वो जानती थी कि विलपेन मूल रूप से नॉर्टबर्न की भूमि थी, लेकिन मुद्दा ये नहीं था। वह सम्राट द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को प्रभावित करने या रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थी। फ्लोरा ने पत्र को अपने हाथों में ले लिया और वो बहुत परेशान थी। रानी मिला के शब्दों ने ओटल को क्रूर बताया, लेकिन फ्लोरा को सच्चाई पता थी। उसे रानी के कठोर वर्णन के बिल्कुल विपरीत उसकी दयालुता के पल याद आए। उनकी शादी शांति के लिए एक समझौता थी और मिला की मांगे इसे तोड़ने की धमकी दे रही थी। मोहरा बनने से इनकार करते हुए फ्लोरा ने चालाक रानी से खुद निपटने का फैसला किया। वो अपनी मेज पर बैठ गई और ध्यान से एक जवाब लिखा। उसने इस पूरे मामले को ओटल से गुप्त रखने का संकल्प लिया ताकि उसे राजनीतिक खेल से बचाया जा सके। बाद में एक नौकरानी पत्र लेने आई। फ्लोरा के लिखने के बाद नौकरानी ने पत्र ले लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने उसमें लिखी बातों पर एक नजर डाली। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्लोरा चालाक रानी मिला के सामने खड़ी होने की हिम्मत कैसे कर सकती।